Good morning once again. Um, तो आई एम टेकिंग दिस क्लास फॉर एफआरएम पार्ट वन क्वांट्स. ठीक है, क्वांट्स में एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है विच इज मशीन लर्निंग. नाउ ऑल्दो आई एम टेकिंग दिस क्लास डेडिकेटेडली फॉर एफआरएम पार्ट वन, बट मशीन लर्निंग हम सबको पता है कि हर एक जगह पे आजकल यूज हो रहा है. ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं करिकुलम्स की बात करूं तो सीएफए में मशीन लर्निंग है, एफआरएम में मशीन लर्निंग आ गया है. एफआरएम पार्ट टू में पहले मशीन लर्निंग था, बट अब एफआरएम पार्ट वन में भी आ गया. एंड अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं, खासकर रिस्क की, बिकॉज यहाँ पर हम क्लास एफआरएम के लिए कर रहे हैं, तो क्रेडिट रिस्क में तो बहुत टाइम से मशीन लर्निंग यूज हो रहा है. मार्केट रिस्क में भी मशीन लर्निंग आना शुरू हो गया है. इनफैक्ट यू विल बी अमेज्ड टू नो कि जो हम फेमस ब्लैक शोल्स मॉडल पढ़ते हैं उसकी जगह न्यूरल नेटवर्क्स यूज होना शुरू हो गया है इंडस्ट्री में फॉर ऑप्शंस वैल्यूएशन. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मशीन लर्निंग ये क्लास एफआरएम पार्ट वन क्वांट्स के लिए है, which I am taking in association with ULearn and SSCI. You all know that, right? But ये class in general कोई भी यूज कर सकता है जो मशीन लर्निंग सीखना चाह रहा है. एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप. मशीन लर्निंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता है कि हमें सीखना है, बट दो कारणों से हम लोग सीखते नहीं है. एक तो इतने सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, तो ओवर रिसोर्सेज होने से भी प्रॉब्लम है कि लोगों को समझ नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करें. सेकेंडली हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, बिकॉज इतना ज्यादा मटेरियल यूट्यूब में, वीडियोस, कोर्सेज फ्रीली अवेलेबल है, तो वी डोंट गेट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है. सेकेंडली फाइनेंस में उसका एप्लीकेशंस क्या है वो हमें समझ नहीं आता. तो मैंने पूरा जो मॉड्यूल बनाया है मशीन लर्निंग का, ठीक है, मैं पढ़ाता तो प्रैक्टिशनर्स लेवल पे ही हूं, चाहे वो आपका एग्जाम हो चाहे मैं कोई प्रैक्टिकल कोर्स पढ़ा रहा हूं. तो मैंने यहां पर भी पूरे रियल एग्जांपल्स लिए हैं जो हम यूज करते हैं टू बिल्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स. नाउ मैं जो पढ़ाने वाला हूं उसमें आई विल बी टेकिंग यू थ्रू ऑल द एल्गोरिदम्स ऑफ मशीन लर्निंग. एंड जो क्वांट्स का हमारा करिकुलम आया है उसमें भी ऑलमोस्ट सब कुछ दे दिया. बट द प्रॉब्लम इज जो क्वांट्स में दिया है एफआरएम पार्ट वन में, वो बहुत टच्ड अपॉन है. ऊपर ऊपर से दे दिया, एक एक पैराग्राफ लिख के छोड़ दिया. एक एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद समझ थोड़ा ना आता है मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम, जो कि अपने आप में एक पूरा वास्ट करिकुलम है. एट द सेम टाइम मैं बहुत ज्यादा डेविएट भी नहीं कर सकता. मतलब आई कैन नॉट टेक 10-12 क्लासेस ऑन मशीन लर्निंग. आई हैव टू स्टिक विद इन द करिकुलम एज वेल, राइट? तो मैं दोनों का बैलेंस रखूंगा कि मैं बहुत ऊपर सुपरफिशियली ना पढ़ाऊं, वो तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूं वैसे भी. एट द सेम टाइम मैं बहुत ज्यादा डिग नहीं कर पाऊंगा, मतलब हर एक टॉपिक के मैथ्स वगैरह पे नहीं जा पाऊंगा, बिकॉज मशीन लर्निंग में आपको अच्छा खासा मैथ्स का बैकग्राउंड चाहिए. खासकर आपका जो ज्योमेट्री का बैकग्राउंड होता है, लीनियर एल्जेब्रा हो गया, थोड़ा सा कैलकुलस हो गया, वो सब चाहिए. बट मैंने कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स बनाए हैं एक्सेल शीट्स में, तो आई डोंट थिंक कि वो मैथ्स अपने को रिक्वायर्ड होगा, और वो अपने को करना भी नहीं है, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एफआरएम पार्ट वन क्वांट्स मशीन लर्निंग. नाउ जो लोग आज तक स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आए हैं, जस्ट टू गिव अ डिस्क्लेमर, मैं ये क्लास ले रहा हूं मशीन लर्निंग का प्रिज्यूमिंग कि आप सब लोग रिग्रेशन करके आए हो. ये एफआरएम पार्ट वन का क्लास है. एफआरएम पार्ट वन में एक टॉपिक होता है रिग्रेशन, तो वहां तक आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है, तभी आप ये क्लास समझ पाओगे. अगर वहां तक आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, बाद में इसका वीडियो देख लीजिएगा, राइट? बिकॉज अभी आपको समझ नहीं आएगा अगर आपने रिग्रेशन नहीं पढ़ा तो. अगर आपने रिग्रेशन पढ़ा हुआ है, आपको स्टैटिस्टिक्स पता है, और आप एक लेवल हायर जाना चाह रहे हो, देन मशीन लर्निंग इज रेलिवेंट फॉर यू. सो हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स में अगर मैं पूरे स्टैटिस्टिक्स को समराइज करूं ना, बिकॉज मेरे को आज 8 से 10 साल हो गया स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हुए, एंड मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है एज सच स्टैट्स में कि मैंने कोई ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेड किया है. सारा कुछ एक्सपीरियंसेस से लर्न किया है. तो मेरे हिसाब से अगर मुझे स्टैटिस्टिक्स का ब्रांच निकालना है, वी हैव सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, समराइजिंग द डेटा. आप सब लोग जब पहली बार स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हो तो आप मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस ये सब निकालना सीखते हो. दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, राइट? जिसमें आप डेटा को एक्सप्लोर करते हो, उसको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस भी बोलते हैं. एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? वी इन्फ्रेंस
अबाउट द पॉपुलेशन बाय स्टडिंग द सैंपल। मतलब हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा अवेलेबल नहीं होता स्टडी के लिए, तो हम सैंपल डेटा को स्टडी करते हैं एंड उसके बेसिस पे पॉपुलेशन के बारे में इन्फर करते हैं कुछ। दैट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो सारा जो सैम्पलिंग थ्योरी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब आप पढ़ते होगे, वो आपका इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। देन आता है आपका इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स बोल लो या प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बोल लो, जहां पर आप किसी आउटकम को प्रिडिक्ट कर रहे हो, यू आर प्रिडिक्टिंग सम आउटकम। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, राइट। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सुपरवाइज्ड लर्निंग। इस पे आऊंगा मैं। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मतलब आप प्रिडिक्शंस कर रहे हो फ्यूचर के लिए। यू हैव सम एक्स, यू हैव सम वाई। बचपन में y एज अ फंक्शन ऑफ x पढ़ते थे, तो वो जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, दैट इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। रिग्रेशन इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। देन वी हैव फोरकास्टिंग। अब प्रिडिक्शंस और फोरकास्टिंग वर्ड काफी बारी इंटरचेंजेबली यूज होता है, बट मैंने कैसे यूज किया? प्रिडिक्शंस मतलब एक रिग्रेशन का एग्जांपल हो गया, एंड फोरकास्टिंग मतलब अगर आप स्पेसिफिकली टाइम सीरीज डेटा पे काम कर रहे हो, टाइम सीरीज मॉडल बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, आप डेटा में ट्रेंड देख रहे हो, सीजनैलिटी देख रहे हो, साइक्लिकलिटी देख रहे हो, दैट इज टाइम सीरीज मॉडलिंग, दैट इज फोरकास्टिंग। दिस इज अगेन वन ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देन वी हैव क्लस्टर एनालिटिक्स। ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और क्लस्टर एनालिटिक्स अभी डिस्कस करूंगा। क्लस्टर एनालिटिक्स में हम लोग डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में क्लस्टर करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में एलोकेट करते हैं, such that the observations within the group are similar to each other, right? And last है prescriptive analytics। नाम से पता लग रहा है यहां पर आप कुछ एक्शंस प्रिस्क्राइब करोगे टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड्स। तो ये आपका पूरा ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। हम लोग जो फोकस करने वाले हैं इस मशीन लर्निंग मॉड्यूल में, दैट इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, दैट इज क्लस्टर एनालिटिक्स, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, राइट। प्रिडिक्टिव, क्लस्टर, प्रिस्क्रिप्टिव। सर फोरकास्टिंग, टाइम सीरीज मॉडलिंग तो आप एफआरएम में पढ़ते ही हो, राइट, वो अलग है आपका। हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ के आए हैं, डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ के आए थे डिटेल में। तो मेरा जो फोकस है, जो नया टॉपिक ऐड किया है, दैट इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, क्लस्टर एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। नाउ ये जो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने छोटा सा आपको बता दिया ना, मे बी आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट ये जो छोटी छोटी चीजें ना, जिससे चीजें बंधती हैं, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, उसको हम और ज्यादा बांध रहे हैं, उसमें थ्रेड्स जोड़ रहे हैं, उससे आपका लर्निंग हमेशा सुपर्ब होने वाला है, बिकॉज आप चीजों को मार्जिनली ऐड कर रहे हो एंड यू नो द मैक्रो पिक्चर, राइट। इसके बाद आई कैन कंफर्टेबली से कि जो एफआरएम पार्ट 1 का क्वांट्स हो गया ना, वो आपका मास्टर लेवल का स्टैटिस्टिक्स है। मतलब जो एग्जाम्स में या कोई जो डिग्रीज होती है मास्टर लेवल की स्टैटिस्टिक्स में, उतने लेवल का क्वांट्स आपका एफआरएम में दे दिया। वो अलग बात है कि लोग उसको सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, बट अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, मेरे स्टूडेंट रहे हो, तो आई कैन से आपने अगर सारा क्लासेस कर लिया तो आपको मास्टर लेवल का स्टैटिस्टिक्स आता है। ये सारा कंप्लीट करने के बाद नाउ ये जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है और ये जो क्लस्टर एनालिटिक्स है, ठीक है, और ये जो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है, इसको आप मशीन लर्निंग मॉडल्स बोल सकते हो। बेसिकली there is something called as statistical models and something called as machine learning models. Statistical models, machine learning models. हम लोग जो regression करते हैं, can you give me the answer in the comment box? What do you think? Regression is a statistical model or regression is a machine learning model? What do you think? Regression is a statistical model or is it a machine learning model? Now the answer is debatable. Generally statistical models क्या होते हैं? Statistical models are models that rely on some foundational assumptions, on some fundamental assumptions. मतलब डेटा में अगर कुछ assumptions होल्ड होंगी तभी आप उस तरह का मॉडल बना सकते हो। जैसे हम लोग रिग्रेशन में बोलते हैं कि हमारे जो OLS एस्टिमेटर्स है, दे विल बी ब्लू, अगर कुछ assumptions फुलफिल होंगी तो जो रिग्रेशन हम लोग पढ़ते आए ना आज तक, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल। वो एक रिस्ट्रिक्टिव मॉडल है, क्योंकि वो मॉडल आप तभी यूज कर सकते हो अगर आपकी एजम्पशंस होल्ड कर रही है डेटा में, राइट। मशीन लर्निंग क्या बोलता है कि भाई ये एजम्पशंस वगैरह छोड़ो, अपने को रिलेशनशिप एक्सप्लोर करना है डेटा के अंदर, डेटा के अंदर रिलेशनशिप एक्सप्लोर करना है, एंड
हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा जो मॉडल है उसका एक्यूरेसी मैक्सिमाइज्ड हो एंड उसका एरर मिनिमाइज्ड हो, राइट। एजम्पशन से क्या करना है, बिकॉज रियल लाइफ में कहाँ एजम्पशंस चेक करते फिरेंगे। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बिल्ड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एजम्पशंस को कंप्लाई करना होगा एंड वो एजम्पशंस बहुत रिस्ट्रिक्टिव रहती है, राइट। एंड मशीन लर्निंग क्या बोलता है कि अपने को एजम्पशन से मतलब नहीं है, अपने को मॉडल की एक्यूरेसी से मतलब है। अगर मॉडल में एक्यूरेसी अचीव हो रही है तो एजम्पशंस फुलफिल हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, एंड वी हैव टू अल्टीमेटली एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा, राइट। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिकल मॉडल, जो अभी तक हम रिग्रेशन पढ़ के आए हैं। अगर आप रिग्रेशन में एजम्पशंस पे ध्यान ही नहीं दे रहे और सिर्फ मॉडल की एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहे हो तो वो रिग्रेशन मशीन लर्निंग मॉडल कहलाएगा, राइट। मशीन लर्निंग मॉडल में देयर आर नो assumptions within the data. Now machine learning का मतलब क्या है, इस पिक्चर को देखो, ठीक है। एज अ किड, एज अ स्टूडेंट आप कैसे सीखते हो, यू गेट सम एक्सप्लिसिट नॉलेज, आपको कुछ एक्सप्लिसिट नॉलेज मिलती है स्कूल वगैरह में, एंड यू लर्न फ्रॉम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस बाय ऑब्जर्विंग द पीपल, राइट। आप एक्सपीरियंसेस से सीखते हो एंड साथ ही साथ आपको एक्सप्लिसिट नॉलेज मिलती है। उसी तरह से मशीन को अगर आप एक एक्सप्लिसिट प्रोग्राम प्रोवाइड करोगे एंड साथ साथ मशीन अगर डेटा से लर्न करेगी, डेटा के एक्सपीरियंस से लर्न करेगी, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग, राइट। तो मशीन लर्निंग एक उस बच्चे की तरह है जो एक्सप्लिसिट नॉलेज से एंड एक्सपीरियंस से सीखता है। तो मशीन भी क्या है, कुछ एक्सप्लिसिट प्रोग्राम्स है, वही तो हम सिखाना चाहेंगे अभी, राइट। एंड साथ साथ डेटा से लर्न करेगा, दैट इज व्हाई द वर्ड इज मशीन लर्निंग। नाउ मैं ज्यादा टाइम इंट्रोडक्शन पे स्पेंड नहीं कर सकता, अदरवाइज एक मोदी जी का बहुत अच्छा वीडियो है यूट्यूब में अराउंड 40 मिनट्स का, जहां पर वो ऑल ओवर द मेरे ख्याल से ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरेक्ट किए स्टूडेंट्स के साथ जो मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहे हैं। तो वहां पर बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, अगर किसी को देखना होगा तो आई विल शेयर दैट वीडियो। बट राइट नाउ मशीन लर्निंग को इतना ही समझो कि वी हैव सम एक्सप्लिसिट प्रोग्राम्स एंड वी आर लर्निंग फ्रॉम डेटा एज experiences. That is your machine learning. Machine learning का मतलब सबको समझ में आया। Now ये जो मैंने बोला प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, क्लस्टर एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ये तीनों हम लोग पढ़ने वाले हैं मशीन लर्निंग के अंदर, राइट। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को सुपरवाइज्ड लर्निंग भी बोलते हैं, क्लस्टर एनालिटिक्स को अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी बोलते हैं, एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी बोल सकते हो हमारे कंटेक्स्ट में जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, राइट। नाम से पता लग रहा है सुपरवाइज्ड लर्निंग, देखो लर्निंग करना है तो डेटा तो आएगा ही, डेटा मतलब कॉलम्स, डेटा मतलब कॉलम्स। आज मैं बहुत सारी एक्सेल शीट्स दिखाने वाला हूं, डोंट वरी, ये सारी एक्सेल शीट सारे मॉडल्स में दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, कुछ भी यहाँ पे थ्योरेटिकली नहीं होगा, खाली हम लोग सब कुछ प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। बट अभी फॉर स्टार्टिंग अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। हमारे पास जो डेटा होता है, अगर डेटा में एक्स है और डेटा में वाई भी है, वाई इज कॉल्ड द टारगेट वेरिएबल, राइट। वाई इज कॉल्ड द आउटकम वेरिएबल, रिस्पॉन्स वेरिएबल। अगर आपको डेटा में x पता है और आपको y भी पता है, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग, राइट। मतलब वहां पे आपको x के बेसिस पे y को प्रिडिक्ट करना होगा, इसीलिए दिस इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। अगर आपके डेटा में सिर्फ x है, y है ही नहीं, अगर आपके डेटा में सिर्फ x है, y है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। वहां पर हमारा क्लस्टर एनालिसिस आएगा, उसके एग्जांपल्स अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं, राइट। एंड तीसरा जो हम गेम्स खेलते हैं, गेम्स, कभी आपने कंप्यूटर के साथ गेम खेला होगा, तो गेम्स में क्या होता है, एक एजेंट होता है, एजेंट जो गेम खेल रहा है कंप्यूटर, राइट। वो एनवायरनमेंट देखेगा एंड एनवायरनमेंट के बेसिस पे एक्शंस लेगा सच दैट रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज हो, राइट। एक एजेंट होगा, वो एनवायरनमेंट को देखेगा, अलग अलग सिचुएशंस गेम्स की, राइट। गेम में जो अलग अलग सिचुएशन में आप प्रेजेंट है, उसके हिसाब से क्या एक्शन लेना चाहिए, वो एक्शन डिसाइड करेगा सच दैट द रिवॉर्ड इज ऑप्टिमाइज्ड।
दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मतलब आप एक्शंस प्रिस्क्राइब कर रहे हो जिससे आपके रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज हो। हमारे एफआरएम करिकुलम में तीनों चीजें गिवन है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। राइट, अगर कोई बहुत अच्छे से इसको पढ़ता है ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि बुक में एक एक पैराग्राफ दिया हुआ है, लोग श्वेजर को पढ़ेंगे जो उसका एक पैराग्राफ के भी आधा पैराग्राफ कर देगा एंड आपको लगेगा आपको मशीन लर्निंग आ गया। दिस इज नॉट हाउ न्यू थिंग्स आर लर्नड, यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स प्रैक्टिकली। तो वही हमारा फोकस है। सुपरवाइज्ड लर्निंग के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग में मैंने आपको क्या बोला, सुपरविजन अवेलेबल है, मतलब टारगेट वेरिएबल इज नोन, मतलब y इज नोन। तो अगर मैं रिग्रेशन को बोलना चाहूं, रिग्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। वहां पे आपका x होता है, वहां पे आपका y होता है, तो आपको टारगेट वेरिएबल आउटकम वेरिएबल पता होता है। नाउ सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर, सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर वी हैव regression based models, we have classification based models। supervised learning के अंदर we have regression based models, we have classification based models। regression based models में क्या होता है, y is a continuous variable, y is a continuous variable, right, y is a numerical variable and a continuous variable। and जो क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज है, नाम से पता लग रहा है y is a class, y is a categorical variable, y is a class, y is a categorical variable। मैं क्या बोल रहा हूं, मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, क्लस्टर एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग, मतलब हमारे पास डेटा है जिसमें x है इनपुट एंड हम लोग y को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तभी नाम क्या है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। क्लस्टर एनालिटिक्स में कुछ प्रिडिक्शंस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ x है उसको अलग अलग क्लस्टर्स में डाल रहे हैं। एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हम लोग एक्शंस को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हम लोग एक्शंस को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं सच दैट द रिवॉर्ड इज मैक्सिमाइज्ड। तो जो पूरा गेम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा एल्गो ट्रेडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा एल्गो ट्रेडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज बेस्ड ऑन प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। आप सबको एल्गो ट्रेडिंग इतना फैसिनेटिंग लगता है, बट उसको सीखने के लिए आपको मशीन लर्निंग सीखना पड़ेगा पहले, राइट। कुछ भी सुपरफिशियली या जंप करके नहीं होगा, यू हैव टू लर्न स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सारा एल्गो ट्रेडिंग इज बेस्ड ऑन प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। नाउ व्हाट आई वाज सेइंग इज सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर फर्दर दो सब ब्रांचेस हैं, क्लासिफिकेशन मॉडल्स, रिग्रेशन मॉडल्स। रिग्रेशन मॉडल्स में y is a numerical variable, y is a continuous variable you can say। and क्लासिफिकेशन मॉडल्स के अंदर, क्लासिफिकेशन मॉडल्स के अंदर y is a categorical variable, y is a class। रिग्रेशन मॉडल्स के अंदर y is a numerical variable, while क्लासिफिकेशन मॉडल्स के अंदर y is a categorical variable, y is a class। तो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। सपोज मैं एक मॉडल बना रहा हूं जिसमें मेरे पास अलग अलग एडवर्टीजमेंट स्पेंड है, मतलब आपने कितना खर्चा किया टीवी एड पे, कितना खर्चा किया न्यूज़पेपर एड पे, कितना खर्चा किया रेडियो एड पे, एंड आप देख रहे हो सेल्स कितना हुआ। यू हैव द डेटा वेर इन यू हैव सेल्स एंड यू हैव एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो यहां पर कौन सा आपका टारगेट वेरिएबल है, कौन से आपके इनपुट वेरिएबल्स है, कैन एनीवन टेल मी what should be the target variable, what should be the input variables, anyone? मैं बोल रहा हूं सेल्स है और एडवर्टीजमेंट स्पेंड आपके पास है, आपने कितना खर्चा किया टीवी एड पे, न्यूज़पेपर एड पे, रेडियो एड पे। सेल्स इज योर वाई, राइट, सेल्स इज योर टारगेट वेरिएबल। तो यहां पर अगर आप मॉडल बना रहे हो, हिस्टोरिकली आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हो बिटवीन सेल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स, दैट काइंड ऑफ मॉडल इज कॉल्ड रिग्रेशन बेस्ड मॉडल। क्योंकि y क्या है, y इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, y यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है और कंटिन्यूअस वेरिएबल है विच इज सेल्स। y इज अ न्यूमेरिकल वेरिएबल, y इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल विच इज सेल्स। तो दिस काइंड ऑफ मॉडल इज कॉल्ड रिग्रेशन बेस्ड मॉडल, रिग्रेशन बेस्ड मॉडल। दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूं। सपोज आप एक बैंक हो, तो बैंक ने बहुत सारे लोन्स दिए होंगे, बैंक के अलग अलग लोन्स के पोर्टफोलियोज होंगे, ऑटो लोन्स, ठीक है, उसके अलावा हाउसिंग लोन्स। वो जो पूरा बैंक का एक लोन पोर्टफोलियो है उसका अगर आप डिफॉल्ट रेट का डेटा लेते हो एंड यू से डिफॉल्ट रेट इज अ फंक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स,
बैंक में कितना डिफॉल्ट होगा, उस पोर्टफोलियो में डिफॉल्ट रेट क्या होगा, कैन यू मॉडल दैट एज अ फंक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स? क्या मैक्रोस के बिगड़ने से डिफॉल्ट रेट बढ़ेगा, यस और नो? क्या मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के खराब होने से डिफॉल्ट रेट्स बढ़ने वाला है? यस, बिकॉज अगर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स खराब होंगे, लोगों की जॉब जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो लोग अपनी ईएमआई पे नहीं कर पाएंगे, डिफॉल्ट रेट्स विल इंक्रीज। तो डिफॉल्ट रेट्स एज अ फंक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स अगेन इज एन एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन बेस्ड मॉडल। बात किसका चल रहा है? सुपरवाइज्ड लर्निंग का वाई है, बट वाई कैसा है? वाई इज अ न्यूमेरिकल वेरिएबल, वाई इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो अगर आप डिफॉल्ट रेट्स को मॉडल कर रहे हो एज अ फंक्शन ऑफ जीडीपी, एज अ फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एज अ फंक्शन ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज योर सुपरवाइज्ड लर्निंग, एंड विद इन सुपरवाइज्ड लर्निंग रिग्रेशन बेस्ड मॉडल। देन सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, क्रेडिट लिमिट एज अ फंक्शन ऑफ बोरोवर एट्रीब्यूट्स एंड पास्ट पेमेंट बिहेवियर। बैंक को कितना क्रेडिट लिमिट देना है, उसके लिए बैंक एक मॉडल बना रखा है जिसमें क्रेडिट लिमिट इज अ फंक्शन ऑफ बोरोवर के एट्रीब्यूट्स, मतलब बोरोवर की इनकम क्या है, राइट, उसकी एज क्या है, उसका सेविंग्स अकाउंट का एवरेज बैलेंस क्या है, बोरोवर एट्रीब्यूट्स, एंड उसका पास्ट पेमेंट बिहेवियर कैसा रहा है, राइट। अगर उसका पास्ट पेमेंट बिहेवियर खराब रहा तो उस केस में उसका क्रेडिट लिमिट क्या होगा? कम होगा। अगेन यहां पर क्रेडिट लिमिट इज वाई, क्रेडिट लिमिट इज वाई, सो देयर इज सुपरविजन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। एंड ये जो क्रेडिट लिमिट y है, दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज न्यूमेरिकल, सो दिस इज योर रिग्रेशन बेस्ड मॉडल। ठीक है। उसके अगेंस्ट अगर मैं बोलता हूं, सपोज आपके पास डेटा है, एक कस्टमर का जो एज है, उसका इनकम है, ठीक है, उसका नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसका जो हाउस स्टेटस है कि खुद का हाउस है या रेंट पे रहता है, एंड मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं वेदर दैट कस्टमर विल डिफॉल्ट और नॉट। आई एम प्रिडिक्टिंग वेदर दैट कस्टमर विल डिफॉल्ट और नॉट। तो यहां पर ये जो y है, मुझे बताओ, इज इट अ कंटिन्यूअस वेरिएबल और इज इट अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, इज इट अ क्लास वेरिएबल? y इज अ क्लास वेरिएबल, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, एक कस्टमर डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, 0 और 1, ऑन ऑफ, राइट, डिफॉल्ट करेगा या डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो इफ यू हैव सम x like age, like income, like years of employment, right, like debt income ratio, like house status, and you are predicting whether a customer will default or not, that is your classification based supervised learning. सिमिलरली एक अकाउंट क्योर होगा कि नहीं, क्योर मतलब सपोज आपने कोई ईएमआई मिस कर दी, राइट, आपने कोई ईएमआई मिस कर दी, उस केस में आप डेलिंक्वेंट लोन हो गए। अब डेलिंक्वेंट होने के बाद क्या पता वापिस से पे कर दो एंड आप क्योर हो जाओ, सुधर जाओ। तो क्योर का प्रोबेबिलिटी भी क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग में बहुत ज्यादा निकाला जाता है, क्योर होने का प्रोबेबिलिटी। अगेन एक अकाउंट क्योर होगा या नहीं होगा, उसका चांस हम लोग अगर निकाल रहे हैं, इट्स अ क्लासिफिकेशन बेस्ड लर्निंग। ठीक है। ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस जो भी ट्रांजैक्शन हुई क्रेडिट कार्ड में, इज दैट अ पोटेंशियल फ्रॉडुलेंट, यहां पे फ्रॉडुलेंट आएगा, इज दैट अ पोटेंशियल फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन और इट्स अ नॉन फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। ठीक है। क्रेडिट कार्ड पे जो भी ट्रांजैक्शंस हुई, इज दैट अ पोटेंशियल फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन और दैट इज अ नॉन फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। तो फ्रॉडुलेंट और नॉन फ्रॉडुलेंट, दैट इज अगेन योर क्लासिफिकेशन बेस्ड लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो ट्रांजैक्शन का अमाउंट क्या है, आपका इनपुट क्या होगा, ट्रांजैक्शन का अमाउंट क्या है, किस टाइम पे ट्रांजैक्शन हो रही है, जिस जगह पे ट्रांजैक्शन अभी हो रही है एंड लास्ट ट्रांजैक्शन की जो जगह थी उसमें डिस्टेंस कितना है, राइट, जिस टाइम पे अभी ट्रांजैक्शन हो रही है और जो लास्ट ट्रांजैक्शन का टाइम था उसमें क्या डिफरेंस है, जिस अमाउंट की अभी ट्रांजैक्शन हो रही है और जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुई थी उसके अमाउंट में क्या डिफरेंस है, लास्ट ट्रांजैक्शन क्या पोटेंशियल फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन थी या नहीं, ये सारे आपके इनपुट हैं। एंड आप प्रिडिक्ट क्या कर रहे हो, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि वेदर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन विच द कस्टमर इज डूइंग और द कस्टमर हैज डन इज पोटेंशियल फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन और नॉट। अगर फ्रॉडुलेंट लगी मॉडल को तो उसी टाइम पे आपको कॉल आएगा बेंगलोर से, सपोर्ट सेंटर से, कि सर कंफर्म कर दीजिए ये ट्रांजैक्शन आपने किया है कि नहीं। दिस इज हाउ मॉडल्स आर बीइंग यूज्ड इन रियल लाइफ। आप खाली स्टैटिस्टिक्स या मशीन लर्निंग को एक करिकुलम समझ के मत पढ़ो, यू हैव एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ। ठीक है। आप प्योर स्टैटिस्टिशियन नहीं बनने वाले एफआरएम में क्वांट्स पढ़ के,
आप अप्लाइड स्टैटिस्टिशियन बनने वाले हो, मतलब आपको एप्लीकेशंस करना आना चाहिए। तो मेरे पास इनपुट था जो मैंने आपको सारे ट्रांजैक्शन के पैरामीटर्स बताए, और मैं क्या क्लासिफाई कर रहा हूं, ये ट्रांजैक्शन पोटेंशियल फ्रॉडुलेंट है या नहीं। अगर फ्रॉडुलेंट है तो उस केस में बैंक विल गिव अ कंफर्मेशन कॉल टू कंफर्म वेदर यू हैव डन दिस ट्रांजैक्शन और नॉट। राइट। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, सर इज इट नेसेसरी टू हैव जस्ट 2 कैटेगरीज? नॉट नेसेसरी, आपके पास 3 कैटेगरीज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सपोज अगेन बोरोवर के एट्रीब्यूट्स है, लोन के एट्रीब्यूट्स है, एंड मैं उसका रेटिंग प्रिडिक्ट कर रहा हूं, कि उसको क्या रेटिंग मिलनी चाहिए। नाउ यू कैन हैव रेटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रेटिंग क्लासेस हो सकती हैं। तो अगेन दैट्स अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, बट वो कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या बाइनरी वेरिएबल है? नहीं, उसमें 2 कैटेगरीज नहीं है, मल्टीपल कैटेगरीज है। तो यू कैन हैव क्लासिफिकेशन बेस्ड लर्निंग विद मोर देन 2 कैटेगरीज। देन एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा या नहीं छोड़ के जाएगा, एम्प्लॉय एट्रीशन का आप मॉडल बना रहे हो, whether an employee will leave the organization or not leave the organization, that is again an example of classification based learning, right? जैसे आप यहाँ पे इनपुट क्या लेके चलोगे, एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, एम्प्लॉय का घर कितनी दूर है ऑफिस से, एम्प्लॉय को कितनी बारी ओवर टाइम करवाया जाता है, एम्प्लॉय को कितनी लीव्स अलाउड है, राइट? एम्प्लॉय को कितना टाइम हो गया अपने करंट मैनेजर के साथ, एम्प्लॉय का टोटल एक्सपीरियंस कितना है, एम्प्लॉय मैरिड है कि नहीं है, ये सारे आपके इनपुट हो गए। एंड उसके बेसिस पे यू वांट टू क्लासिफाई whether this particular employee will leave the organization or not. When I am saying classify, मतलब मैं predictions का बात कर रहा हूं, एंड predictions कभी भी accurate नहीं होगी। आप एक मॉडल बना रहे हो to predict the future, that will not be accurate, but that will give you an idea how the employee will behave. एंड अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉय का एट्रीशन का चांस बहुत हाई है, उसका जॉब छोड़ने का चांस बहुत हाई है, तो एक पर्सनल काउंसलर उसके लिए अपॉइंट करो, राइट? आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आईटी सेक्टर में इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एट्रीशन। तो आप इस तरह के मॉडल बना के उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के लिए जिसको आपको लगता है जिनका एट्रीशन स्कोर हाई है, जिनका एट्रीशन का चांस हाई है, उनको एक काउंसलर दो ना, ताकि वो उनको काउंसल कर सके एंड उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके, ताकि वो छोड़ के ही ना जाए। तो कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आईटी सेक्टर में, राइट? दैट इज एम्प्लॉय एट्रीशन। नाउ ये जो पूरा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, these are all examples of supervised learning, these are all examples of supervised learning। अब मैं बात करता हूं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारा क्लस्टर एनालिटिक्स आएगा। तो यहां से जो मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, दोज आर एग्जांपल्स ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में पहला एग्जांपल है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। सपोज मेरे पास 48 सिटीज का डेटा है, इंडिया में 48 सिटीज का डेटा है। डेटा कैसा है, जो लोग हैं, पीपल, डेमोग्राफिक्स एंड उस सिटीज का जो यू कैन से इकोनॉमीज है, मतलब पर कैपिटा इनकम कितना है, कितने हिंदूज हैं, कितने मुस्लिम्स हैं, इकोनॉमीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटीज एंड द पीपल डेमोग्राफिक्स। इस तरह का डेटा मेरे पास है। क्या डेटा है मेरे पास? 48 सिटीज का डेटा है। कौन कौन सा डेटा है? एक तो पीपल डेमोग्राफिक्स, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, ये सारे डेमोग्राफिक्स, एंड द इकोनॉमीज ऑफ दोज सिटीज। इकोनॉमीज मतलब क्या पर कैपिटा इनकम है, कितना लिटरेसी रेट है, राइट है, वो सारा आपका क्या हो जाएगा, योर डेमोग्राफिक्स एज वेल एज द इकोनॉमीज ऑफ दोज सिटीज, राइट? डेमोग्राफिक्स में क्या बोला मैंने, कितने हिंदूज हैं, कितने मुस्लिम्स हैं, वो सारे डेमोग्राफिक्स हो गए। एंड इकोनॉमीज ऑफ दो सिटीज में आपका आ गया उसका, उस सिटी का पर कैपिटा इनकम कितना है, उस सिटी में एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, उस सिटी में लिटरेसी रेट कितना है, दैट इज द इकोनॉमीज ऑफ दो सिटीज। नाउ मोदी जी को कैंपेन करना है, राइट? क्या वो 48 की 48 सिटीज में जा सकते हैं? नहीं, उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है। तो उस केस में वो सपोज सोचते हैं कि उनको 5 पर्टिकुलर सिटीज में जाके ट्रैवल कर सकते हैं, वहां पे कैंपेनिंग कर सकते हैं। तो अब 5 सिटीज आप सारी सिमिलर तरह की चूज करोगे या अलग अलग तरह की चूज करोगे कैंपेनिंग के लिए? आपको सिमिलर तरह की सिटीज चूज करनी चाहिए या अलग अलग तरह की सिटीज चूज करनी चाहिए कैंपेनिंग के लिए? ठीक है, आप सपोज आप
एनालिस्ट हो मोदी जी के लिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट सिटीज चूज करनी चाहिए ताकि आप एक तरह के जो मेंटालिटी वाला क्राउड है उसको एड्रेस करो, देन दूसरे मेंटालिटी वाले क्राउड को एड्रेस करो, देन तीसरे मेंटालिटी वाले क्राउड को एड्रेस करो। उससे आप हर तरह के क्राउड को एड्रेस कर पाओगे, पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, अगर हम कुछ बोल रहे हैं, अगर मुस्लिम्स के लिए कुछ बोला तो सारी मुस्लिम कम्युनिटी में तो अपने आप ही स्प्रेड हो जाएगा वो चीज। हिंदूज के लिए अगर कुछ बोला तो सारी हिंदू कम्युनिटी में अपने आप स्प्रेड हो जाएगा। अनएम्प्लॉयड पीपल के लिए कुछ बोला तो सारे अनएम्प्लॉयड लोगों में अपने आप वो जो इंफॉर्मेशन है वो स्प्रेड हो जाएगा। दैट इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स। तो हम क्या करेंगे, वो 48 सिटीज को 4 या 5 क्लस्टर्स में डिवाइड कर देंगे, राइट। एंड हर एक क्लस्टर में कुछ सिटीज आएंगी, सच दैट द सिटीज विद इन अ क्लस्टर आर सिमिलर, एंड एक क्लस्टर में जो सिटीज है एंड दूसरे क्लस्टर में जो सिटीज है दे आर वाइड अपार्ट, दे आर क्वाइट डिसिमिलर, राइट, दे आर क्वाइट डिफरेंट। ये सारा मैं एक्सेल में आपको दिखाऊंगा, मैंने करा हुआ एग्जांपल बना रखा है ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन का, सिटीज का डेटा लेके, एक्चुअल डेटा लेके, राइट। सो यू हैव द डेटा ऑफ सिटीज, population demographics, people demographics and the economies of those cities, but since Modi ji cannot campaign in all the 48 cities, you want to combine all those 48 cities into 5 clusters, and हर एक क्लस्टर में से फिर आपको एक सिटी को पिक कर लोगे। उससे क्या है, आपने अलग अलग तरह के ऑडियंसेस को केटर कर लिया। फॉर एग्जांपल, एक क्लस्टर क्या होगा जो एम्प्लॉयड है, हिंदू डोमिनेटेड है। एक क्लस्टर कैसा होगा जो मे बी अनएम्प्लॉयड है एंड मुस्लिम डोमिनेटेड है, राइट। ऐसे अलग अलग क्लस्टर्स को अगर आप एड्रेस करोगे तो बाय सोशल मीडिया अपने आप उनकी कॉम को वो मैसेज मिल जाएगा। बट एट द सेम टाइम मोदी जी हैज कैंपेन्ड टू ऑल काइंड ऑफ पीपल, एंड वो सबके लिए अलग अलग कैंपेनिंग करेंगे। आप हिंदूज को जो प्रॉमिस कर रहे हो आप मुस्लिम को वो प्रॉमिस कर ही नहीं सकते, राइट। आप अनएम्प्लॉयड के लिए जो प्रॉमिसेस कर रहे हो वो एम्प्लॉयड के लिए प्रॉमिसेस कर ही नहीं सकते। एम्प्लॉयड को बोलोगे कि आपके लिए टैक्स कम कर देंगे, अनएम्प्लॉयड को बोलेंगे कि आपके लिए जॉब्स लेके आएंगे, तो सबका कैंपेनिंग अलग अलग होगा ना, तो वो आप इजीली कर पाओगे इफ यू हैव दिस ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन काइंड ऑफ एक्सरसाइज। उसके अलावा एग्जांपल है मार्केटिंग सेगमेंटेशन। मार्केटिंग सेगमेंटेशन एक मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फंडा होता है, आरएफएम एनालिटिक्स। आरएफएम एनालिटिक्स, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनिटरी। फॉर एग्जांपल, आज मेरा एक कंपनी है, उसमें 1000 स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़े हुए हैं, तो वो 1000 स्टूडेंट्स जो है मैं उनका डेटा ले रहा हूं। रिसेंसी, उन्होंने कितना पहले ट्रांजैक्शन किया था, लास्ट ट्रांजैक्शन डेट और आज के डेट में कितने दिनों का डिफरेंस है। रिसेंसी। फ्रीक्वेंसी, कितनी बारी ट्रांजैक्शन किया उसने मेरी वेबसाइट पे आके। मॉनिटरी वैल्यू, एवरेज मॉनिटरी वैल्यू क्या रहा है, राइट। मैं अपने स्टूडेंट्स का डेटा ले रहा हूं जो भी मेरे साथ पढ़े हैं कि उन्होंने कितना रिसेंट में ट्रांजैक्शन किया, कितना फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन किया, एंड व्हाट इज द एवरेज मॉनिटरी वैल्यू। एक कोर्स खरीदा है या मल्टीपल खरीदे हैं, और एवरेज मॉनिटरी वैल्यू कितना है, कितनी बारी कोर्सेज खरीदे हैं, फ्रीक्वेंसी एंड रिसेंसी, लास्ट कब कोर्स खरीदा था। उसके बेसिस पे मैं अलग अलग क्लस्टर्स बनाऊंगा। कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट्स होंगे जिनका फ्रीक्वेंसी लो है, मॉनिटरी वैल्यू लो है। कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनका फ्रीक्वेंसी हाई है, मॉनिटरी वैल्यू भी हाई है। ऐसे स्टूडेंट्स तो मेरे लिए बेस्ट है फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अगेन ये सब तरह के स्टूडेंट्स के लिए मैं अलग अलग कैंपेनिंग करूंगा ना, मैं थोड़ा ना सिमिलर तरह की कैंपेनिंग करूंगा फॉर ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, आरएफएम एनालिटिक्स, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनिटरी वैल्यू, राइट। यहां पे कोई वाई है? अभी जब मैंने ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन का बात किया, क्या कोई वाई एग्जिस्ट करता था? द आंसर इज नो। सिर्फ एक्स थे, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक्स एंड इकोनॉमीज ऑफ सिटीज, पर कैपिटा, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट रेट, राइट। मार्केटिंग सेगमेंटेशन में मेरे पास रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनिटरी वैल्यू। रिसेंसी में आएगा नंबर ऑफ डेज, लास्ट ट्रांजैक्शन डेट और आज की डेट का डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी, कितनी बारी ट्रांजैक्शन किया है। मॉनिटरी वैल्यू, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है, राइट। सिर्फ एक्स है, कोई वाई है ही नहीं। एंड मैं क्या कर रहा हूं, उस एक्स को लेके क्लस्टर्स बना रहा हूं अलग अलग तरह के। दैट इज अगेन सेगमेंटेशन, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, क्योंकि मैं हर तरह के स्टूडेंट के लिए सेम मार्केटिंग नहीं कर सकता, राइट। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो सेगमेंटेशन। अगेन ये तीनों एग्जांपल मैंने बनाए हुए हैं, जब क्लस्टरिंग में जाएंगे तो एक्सेल में दिखाऊंगा। पोर्टफोलियो सेगमेंटेशन, पोर्टफोलियो सेगमेंटेशन में क्या होता है, हम लोग ट्रेडिशनली
स्टॉक्स को अलग अलग क्लस्टर्स में डालते ही हैं बेस्ड ऑन सेक्टर्स या बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज, राइट। उससे अच्छा मैं मॉडर्न क्लस्टर्स बना सकता हूं ना। सपोज मैं क्या करूंगा, सारे स्टॉक्स का डेटा ले लूंगा, किसका, फाइनेंशियल रेशियोज का, एंड उसके बेसिस पे आई विल मेक डिफरेंट क्लस्टर्स। एक क्लस्टर क्या होगा, लो डेट इक्विटी रेशो, लो पी रेशो एंड हाई प्रॉफिटेबिलिटी। एग्जांपल दे रहा हूं, एक होगा हाई डेट इक्विटी रेशो, हाई पी रेशो, लो प्रॉफिटेबिलिटी। इस तरह के क्लस्टर को मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है। एक होगा लो डेट इक्विटी रेशो, लो पी रेशो, हाई प्रॉफिटेबिलिटी। इस तरह के क्लस्टर में तो मैं इंटरेस्टेड होऊंगा। तो दिस इज नॉट ट्रेडिशनल सेगमेंटेशन ना, कि मैं सिर्फ स्टॉक्स को बेस्ड ऑन सेक्टर देख रहा हूं या बेस्ड ऑन इंडस्ट्री देख रहा हूं। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं अपने खुद के क्लस्टर्स बना रहा हूं बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रेशियोज। एंड सारे स्टॉक्स जब अलग अलग क्लस्टर्स में आएंगे तो मैं, पहली बात है, ये सेलेक्ट करूंगा कौन से क्लस्टर में से मुझे इन्वेस्टिंग करना है, कौन से क्लस्टर को मुझे अवॉइड करना चाहिए, कौन सा क्लस्टर खराब है, राइट। सेकेंडली मैं उस क्लस्टर में से बहुत सारे स्टॉक्स नहीं लूंगा, बिकॉज आई हैव टू एंश्योर डाइवर्सिफिकेशन, राइट। डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो मैं सारा का सारा स्टॉक्स एक क्लस्टर से नहीं लूंगा ना, मैं 2-3 क्लस्टर चूज करूंगा एंड देन उसमें से स्टॉक पिकिंग करूंगा एंड देन आई विल क्रिएट माय पोर्टफोलियो। दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पोर्टफोलियो सेगमेंटेशन, राइट। एनएससी के जो 500 स्टॉक्स का डेटा मुझे मिला था उसके ऊपर मैंने ये शीट बना रखी है। ये शीट भी दिखाऊंगा जब मैं क्लस्टरिंग वाले क्लास में जाऊंगा, जब मैं आपको सेगमेंटेशन सिखाऊंगा। So all these three are examples of unsupervised learning: geographical segmentation, marketing segmentation, portfolio segmentation, right? Unsupervised learning. तीसरा है मेरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में तो मैंने आपको बता ही दिया, उसका बेस्ट एग्जांपल है गेम्स, उसका बेस्ट एग्जांपल है जो ऑटोमेटिक कार्स होती है। एक एजेंट है, ड्राइवर, राइट, जो एक रोबोट है जो ड्राइव करेगा कार को। वो इन्वायरमेंट देखेगा, सामने से गाड़ी तो नहीं आ रही, पीछे से कोई आदमी तो नहीं आ रहा, आगे से कोई आदमी तो नहीं आ रहा, उसके हिसाब से एक्शन लेगा कि उसको स्पीड देनी है या उसको ब्रेक मारनी है, राइट। एंड उसको वो एक्शन लेना है जिससे पेनल्टी मिनिमाइज हो। पेनल्टी क्या हो गया, एक्सीडेंट, एंड रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब स्मूथ ड्राइविंग, मैक्सिमाइज हो, एंड पेनल्टी एक्सीडेंट्स मिनिमाइज हो। तो उसमें कितना कंप्लेक्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज हुआ है ना ऑटोमेटिक कार्स में, जो आप सुन रहे हो टेस्ला वाले ने बना रखा है। उसमें क्या, एक ड्राइवर है विच इज एजेंट, वो स्टेट देखेगा, इन्वायरमेंट को देखेगा, इन्वायरमेंट मतलब अलग अलग रोड कंडीशंस, अलग अलग ट्रैफिक कंडीशंस, अलग अलग पीपल कंडीशंस, एंड उसके हिसाब से एक्शन लेगा कि स्पीड देनी है या ब्रेक मारनी है, सच दैट द पेनल्टी इज मिनिमाइज्ड और द रिवॉर्ड इज मैक्सिमाइज्ड। पेनल्टी मतलब एक्सीडेंट होना, रिवॉर्ड मतलब स्मूथ ड्राइविंग, राइट। So this is your reinforcement learning. So ultimately we have this supervised learning, we have this unsupervised learning, we have this reinforcement learning, right? Now एक क्वेश्चन आया मेरे पास, सर क्लासिफिकेशन ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, लैंग्वेज ही गलत बोल रहे हो। क्लासिफिकेशन ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कुछ नहीं होता, क्लस्टरिंग होता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में यू हैव क्लस्टरिंग। क्लासिफिकेशन मतलब आप y को प्रिडिक्ट कर रहे हो, बट y एक क्लास है, y एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, राइट। एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग का भी मैंने एक्सेल बनाया है, ऑल्दो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इन एक्सेल, राइट। बट डिफिकल्ट क्यों है, बिकॉज ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप इसको एक्सेल में बिल्ड ही नहीं कर पाओगे। बट आई हैव बिल्ट अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी समझ आए। और एफआरएम पार्ट 1 क्वांट्स में रीइंफोर्समेंट लर्निंग गिवन है। सबको एग्जांपल्स क्लियर हुए सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट के? अगर क्लियर है तो मैं आगे मूव करूं। इज दिस क्लियर? ओके, क्लियर है। एग्जाम्पल्स एप्लीकेटिव लगे, रिलेट कर पा रहे हो एग्जाम्पल्स के साथ? बिकॉज हम लोग अप्लाइड स्टैटिस्टिशियन है, हम लोग अप्लाइड स्टैटिस्टिशियन है, हम लोग प्योर स्टैटिस्टिशियन नहीं है कि बैठ के हम लोग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को डिजाइन कर रहे हैं। नहीं, हमें यह पता होना चाहिए स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को अपने बिजनेस लॉजिक में कैसे अप्लाई करना है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मॉडल डेवलपमेंट। जो भी हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे, जो भी मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे, वो मॉडल आपका किसके लिए बन सकता है? या तो प्रेडिक्शंस करने के लिए, या
क्लस्टर्स बनाने के लिए या एक्शंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, एक्शंस को डिसाइड करने के लिए, टू ऑप्टिमाइज द रिवॉर्ड्स, राइट। जो भी मॉडल हम बनाएंगे उस मॉडल डेवलपमेंट में 3 स्टेजेस होती हैं। वन इज डेटा प्रेपरेशन स्टेज, डेटा प्रेपरेशन स्टेज, वन इज मॉडल डेवलपमेंट स्टेज एंड वन इज मॉडल इवैल्यूएशन स्टेज। डेटा प्रेपरेशन, मॉडल डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। पहले डेटा को रेडी करोगे, बिकॉज डेटा से ही तो मशीन लर्न करेगी। देन मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप करोगे एंड देन उस मॉडल की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करोगे एंड देन उस मॉडल को डिप्लॉय करके यूज करोगे बिजनेस के अंदर, राइट। यहां पर मैंने ट्रंकेट कर दिया स्टेजेस को एज पर द करिकुलम। ऑल्दो स्टेजेस बहुत सारी होती है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं जो हम कंसल्टिंग में टूल यूज करते हैं। हमारा डेटा प्रेपरेशन है, उसमें बहुत सारी स्टेजेस है। देन वी हैव वेरिएबल सिलेक्शन, देन वी हैव मॉडल बिल्डिंग, वी हैव इवैल्यूएशन, राइट। अंदर में भी बहुत सारे सब स्टेप्स या सब मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, बट अभी मैं सब में नहीं जा रहा, ठीक है। अभी मैं आपको हाई लेवल व्यू दे रहा हूं एज पर द करिकुलम कि मॉडल डेवलपमेंट में 3 स्टेजेस हैं, डेटा प्रेपरेशन, मॉडल डेवलपमेंट, मॉडल इवैल्यूएशन, राइट। एंड ये जो मैंने आपको दिखाया फ्लो, ठीक है, जो हम कंसल्टिंग में यूज करते हैं, ये फ्लो आपका रिग्रेशन के लिए अलग होता है, मतलब रिग्रेशन बेस्ड मॉडल्स के लिए द पाइपलाइन, दिस इज कॉल्ड पाइपलाइन, पाइपलाइन इज डिफरेंट। अगर मैं आपको क्लासिफिकेशन टूल दिखाऊंगा उसका पाइपलाइन इज डिफरेंट, क्लासिफिकेशन टूल का पाइपलाइन इज डिफरेंट। लेकिन मोटा मोटी आप ये बोल सकते हो कि 3 स्टेजेस है, वन इज डेटा प्रेपरेशन, वन इज मॉडल डेवलपमेंट एंड वन इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मॉडल इवैल्यूएशन। एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद आप मॉडल को क्या करोगे, डिप्लॉय करोगे, टाइम टू टाइम मॉनिटर करोगे। बनाने को बहुत सारे स्टेप्स बन सकते हैं, बट अभी एग्जाम के लिए आपको ये 3 स्टेप्स मान के चलने हैं। तो अगर मैं आपको क्लासिफिकेशन का दिखाऊं, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। क्लासिफिकेशन में अगेन डेटा प्रेपरेशन, यहां पर एक्स्ट्रा आता है क्लास बैलेंसिंग, इसको डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। क्लास बैलेंसिंग, वेरिएबल सिलेक्शन, मॉडल बिल्डिंग, इवैल्यूएशन। नाउ डेटा प्रेपरेशन, इसको याद रखने के लिए कि डेटा प्रेपरेशन में हमें क्या क्या चीजें करनी होती है, मैंने एक एक्रोनिम बनाया हुआ है प्रेपरेशन में, ई एंड पी एंड मेंटोस अप्रोच। जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी किसी ना किसी कोर्स में पढ़ रहे हैं उनको ये अप्रोच बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने काफी जगह डिस्कस किया है। मेंटोस अप्रोच, डेटा प्रेपरेशन में ईएनपी, मेंटोस मतलब क्या स्टेप्स होते हैं डेटा को रेडी करने में। वन इज ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। सबसे पहले डेटा को समझोगे ना, डेटा को एक्सप्लोर करोगे, क्या करोगे, सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करोगे, दैट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। उसके बाद पी स्टैंड्स फॉर डेटा पार्टीशनिंग। डेटा को डिवाइड किया जाता है इनटू ट्रेनिंग सेट, इनटू वैलिडेशन सेट, इनटू टेस्टिंग सेट। ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग, राइट। तीनों का यूज क्या है इसको डिस्कस करूंगा, बट याद रखना कि आप ट्रेनिंग अलग डेटा पे करते हो, टेस्टिंग अलग डेटा पे करते हो, राइट। घर में जब पढ़ाई कर रहे हो तो एक अलग मॉक टेस्ट दे रहे हो, और जो रियल एग्जाम होता है वो डिफरेंट होता है। अगर आपका रियल लाइफ एग्जाम सेम होगा जो आपने घर में एग्जाम दिया तो उस केस में तो चीटिंग हो जाएगा ना, राइट। तो आपका ट्रेनिंग डेटा इज डिफरेंट, आपका वैलिडेशन डेटा इज डिफरेंट, आपका टेस्टिंग डेटा इज डिफरेंट। ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड डेटा पार्टीशनिंग। इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा बिकॉज इसके ऊपर टॉपिक दिया हुआ है, एक लर्निंग आउटकम दिया हुआ है आपका एफआरएम के अंदर, डेटा पार्टीशनिंग। सबसे पहले डेटा को एक्सप्लोर किया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किया, मीन निकाला, मीडियन निकाला, ठीक है, वेरिएंस निकाला, मिसिंग वैल्यूज देखा कितना है, वो सारा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में आ गया। प्लॉट्स बनाए, हिस्टोग्राम्स बनाए, ठीक है, बॉक्स प्लॉट्स बनाए, दैट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। पार्टीशनिंग मतलब डेटा को डिवाइड करना, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग, राइट। जब पहली बार सीख रहे हो, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, दैट इज ट्रेनिंग। देन एंड में एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, दैट इज वैलिडेशन। आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्यून करते हो उस मॉक टेस्ट को देख के। एंड देन जो रियल लाइफ एग्जाम दे रहे हो दैट इज योर टेस्टिंग, राइट। जो आप गार्प का एग्जाम दोगे दैट इज योर टेस्टिंग। तो ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा इज ऑलवेज डिफरेंट, ठीक है। ऑल द इंटेलिजेंस शुड बी बिल्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा। जो भी आपको सीखना है ना वो आप ट्रेनिंग डेटा पे सीखोगे।
वैलिडेशन डेटा आपको सुधारने के लिए है, मॉक टेस्ट सिर्फ सुधारने के लिए है, एंड टेस्ट डेटा में तो आपका परफॉर्मेंस पता लगता है, राइट? सो दैट इज व्हाई डेटा पार्टीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? नेक्स्ट इज मेंटोस। नाउ जो लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हैं ना, अगर आप में से कोई ग्रुप में है, सबसे बड़ा स्ट्रगल मॉडल डेवलपमेंट नहीं है या मॉडल इवैल्यूएशन नहीं है, सबसे बड़ा स्ट्रगल है ये डेटा को रेडी करना। बिकॉज डेटा इतना मेसी होता है और इतना वॉल्यूमिनस होता है कि अगर आपको एक प्रॉपर फ्लो उसका नहीं पता कि उसको कैसे हैंडल करना है, यू विल बी लॉस्ट। तो मैंने बहुत रिसर्च के बाद और हमारे कंसल्टिंग एक्सपीरियंस के बाद ये खुद का अप्रोच बनाया, मेंटोस अप्रोच, जिसमें सारे स्टेप्स प्रॉपरली आपको पता लगते हैं क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना चाहिए। एम स्टैंड्स फॉर मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट। अगर आपके डेटा में मिसिंग वैल्यूज है तो आपको वो मिसिंग वैल्यूज को फिल करना होगा, उसको बोलते हैं इम्प्यूटेशन, मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट। ई स्टैंड्स फॉर कैटेगोरिकल एनकोडिंग। अगर आपके डेटा में सपोज एक कॉलम है जेंडर, एक्स एक इनपुट है जेंडर, राइट? आप सपोज क्लासिफाई कर रहे हो एक लोन को एज डिफॉल्टर और नॉन डिफॉल्टर, और एक एक्स है जेंडर। नाउ जेंडर तो एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है ना, एक्स की बात कर रहा हूं, इनपुट वेरिएबल इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, तो उसको क्या आप किसी मैथमेटिकल मॉडल में डाल सकते हो? द आंसर इज नो। आपको उसको एनकोड करना होगा इनटू नंबर्स, एनकोड करना होगा इनटू नंबर्स, राइट? फॉर एग्जांपल आप क्या बोलोगे, मेल मतलब 0, फीमेल मतलब 1, तो मैंने एनकोडिंग कर दिया, इसको डमी वेरिएबल एनकोडिंग बोलते हैं। मेल मतलब 0, फीमेल मतलब 1, या मेल को 1 फीमेल को 0, दैट इज एनकोडिंग, कैटेगोरिकल एनकोडिंग। देन नेक्स्ट है आपका एन, एन स्टैंड्स फॉर, एनएनटी स्टैंड्स फॉर नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे मॉडल्स का रिक्वायरमेंट होता है कि जो आपका इनपुट डेटा है ना, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना चाहिए। आपका इनपुट डेटा शुड फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो कर रहा तो आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा इनटू नॉर्मल वेरिएबल्स। जैसे इसके लिए फेमस ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन, बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओ स्टैंड्स फॉर आउटलायर इंजीनियरिंग। ओ स्टैंड्स फॉर आउटलायर इंजीनियरिंग। अगर डेटा में आउटलायर है, नॉइज है, तो आप नहीं चाहोगे कि आपका मॉडल नॉइज से सीखे, राइट? आप नहीं चाहोगे पढ़ाई करते हुए कि मैं गलत क्वेश्चन से सीखूं, दैट इज नॉइज। आप उस आउटलायर्स को रिमूव करना चाहोगे, राइट? लास्ट इज एस, एस स्टैंड्स फॉर स्केलिंग। आपके पास एक वेरिएबल है एज, एक वेरिएबल है इनकम, दोनों का स्केल ही अलग है, राइट? दोनों का अगर स्केल अलग है तो मॉडल इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम दोनों को सेम स्केल पे लेके आएंगे, दोनों को सेम स्केल पे लेके आएंगे, से बिटवीन 0 to 1। वो कैसे करेंगे? उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। बट दिस इज हाउ यू प्रिपेयर द डेटा, यू हैव टू फॉलो दिस मेंटोस अप्रोच। अब यहां जो मैंने मेंटोस 5 मिनट में बोल दिया ना, मेरे जो अलग से कोर्सेज होते हैं उसमें आप में से मेरे ख्याल से कुछ लोग ज्वाइन भी कर रखे हैं। 10-12 घंटे का क्लास मेंटोस के ऊपर है, सिर्फ 10 to 12 आवर्स का क्लास सिर्फ मेंटोस के ऊपर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा को प्रिपेयर करना, राइट? सो ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, टी स्टैंड्स फॉर पार्टीशनिंग द डेटा। पार्टीशनिंग मतलब आपका ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग, राइट? एम, एम स्टैंड्स फॉर मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट। मिसिंग वैल्यूज को फिल करना होगा, उसको बोलते हैं इम्प्यूटेशन। ई स्टैंड्स फॉर कैटेगोरिकल एनकोडिंग, एन, T stands for normal transformation, O stands for outlier engineering, S stands for scaling, E stands for encoding. Now ये जो गार्प वाले हैं, ठीक है, मुझे बोलना नहीं चाहिए बट इनका लेवल ऑफ फुलिशनेस देखो। ये लोग एक टॉपिक दे दिए एनकोडिंग, एक टॉपिक दे दिया स्केलिंग, उसके आसपास कुछ नहीं बताया कि प्रेपरेशन में क्या होता है। समझो अपने आप, हाउ कैन अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड कि यार डेटा प्रेपरेशन में होता क्या क्या है और उसमें से आप क्या पढ़ा रहे हो, उसमें से आप क्या पढ़ा रहे हो। दैट इज वाई कंप्लीट लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। तभी मैं गार्प का ना ऑर्डर फॉलो नहीं करना चाहता कभी भी, ठीक है? कुछ लोग कंप्लेन करते हैं सर आप गार्प का ऑर्डर फॉलो नहीं करते। अरे उनका ऑर्डर फॉलो करूंगा तो सीधा बताऊंगा एनकोडिंग क्या है, सीधा बताऊंगा स्केलिंग क्या है, आपको मैक्रो पिक्चर तो मिला ही नहीं। एंड मैक्रो पिक्चर मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऑन जॉब काम करोगे ना, तो आपको निटी ग्रिटीज याद रहे या ना रहे, आपको मैक्रो पिक्चर हमेशा याद रहना चाहिए। आप इंटरव्यू में जाओगे, अगर आपको मैक्रो पिक्चर क्लियर है ना, आप हमेशा किसी पॉइंट के बारे में बोल पाओगे। सो व्हेन यू आर लर्निंग,
You have to learn from a macro perspective, not from a micro perspective. That is very, very important, right? So with this slide my basics are complete. मैंने क्या क्या डिस्कस किया कि हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं उसमें 6 ब्रांचेस हैं. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, समराइजिंग द डेटा. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, हम लोग इन्फ्रेंस करते हैं अबाउट द पॉपुलेशन बाय स्टडी ऑफ सैंपल. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, जहां पर हम कुछ प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, राइट. फोरकास्टिंग, जहां पर हम टाइम सीरीज डेटा पे काम करेंगे. क्लस्टर एनालिटिक्स, जहां पर हम डेटा को ग्रुप कर रहे हैं इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स. एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, जहां पर हम प्रिस्क्राइब करेंगे कि क्या एक्शंस लेने चाहिए सच दैट द रिवॉर्ड इज ऑप्टिमाइज्ड, राइट. उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए. एक एग्जांपल इसमें और है जो मैंने नहीं लिखा, जो मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूं, बट थोड़ा सा बता देता हूं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेंटिमेंट एनालिटिक्स, सेंटिमेंट एनालिसिस. क्लासिफिकेशन के अंदर आप एक और एग्जांपल मानो सेंटिमेंट एनालिसिस. विद इन क्लासिफिकेशन देयर इज वन मोर एग्जांपल, सेंटिमेंट एनालिसिस. आपका जो टेक्स्ट डेटा है उसमें इनपुट क्या होता है, आपकी स्टेटमेंट्स. मनी कंट्रोल पे लोग कमेंट करते हैं स्टॉक्स के बारे में, ट्विटर पे लोग कमेंट करते हैं मूवी के बारे में, राइट. ऑल दोज आर इंग्लिश स्टेटमेंट्स. वो स्टेटमेंट्स में से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पकड़ के मैं क्या करूंगा, सेंटिमेंट गॉज करूंगा कि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक पॉजिटिव सेंटिमेंट स्टेटमेंट है या नेगेटिव सेंटिमेंट स्टेटमेंट है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, किसी ने मनी कंट्रोल पे कमेंट किया हुआ है, इन्फोसिस रिजल्ट वेरी पुअर. नाउ पुअर इज अ कीवर्ड दैट यू विल हैव टू कलेक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट, एंड उसके बेसिस पे आप सेंटिमेंट क्लासिफाई करोगे, नेगेटिव सेंटिमेंट. एंड देन अगले दिन लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके बेसिस पे. सेंटिमेंट एनालिटिक्स ट्रेडिंग के लिए यूज होना शुरू हो गया है. जो बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म्स है, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दीज काइंड ऑफ मॉडल्स. इतना सारा मनी कंट्रोल पे कमेंट है, ट्विटर पे लोग कमेंट करते हैं, एंड उसके बेसिस पे वो सेंटिमेंट गॉज करते हैं कि मासिस का सेंटिमेंट क्या है, उसके हिसाब से स्टॉक कहां जाना चाहिए, एंड वेदर यू शुड बी बुलिश और बियरिश. अगेन क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज है. व्हाई इज अ क्लास पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट? एक मूवी का सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट. अगेन व्हाई इज अ क्लास, की स्टॉक बुलिश है या बियरिश है. बट एक्स खास क्या है यहां पर, एक्स इज योर टेक्स्ट, एक्स इज योर इंग्लिश स्टेटमेंट्स, एक्स इज योर टेक्स्ट. इसको आपके एफआरएम करिकुलम में दिया हुआ है एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब आप इंग्लिश स्टेटमेंट्स को इनपुट लेके अपने मॉडल को बिल्ड करोगे एंड क्लासिफाई करोगे कि वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट स्टेटमेंट है या नेगेटिव सेंटिमेंट स्टेटमेंट है. अकॉर्डिंगली आपको बुलिश जाना चाहिए या बियरिश जाना चाहिए. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड लर्निंग. तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारा y अवेलेबल है, टारगेट वेरिएबल इज नोन. इफ टारगेट वेरिएबल इज अ न्यूमेरिकल वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन बेस्ड लर्निंग. इफ टारगेट वेरिएबल इज अ क्लास, इट्स अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, इट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड लर्निंग. क्लस्टर एनालिटिक्स में हम लोग सेगमेंटेशन करते हैं, मतलब सिमिलर तरह की ऑब्जर्वेशंस को एक क्लस्टर में डालेंगे, एंड एक क्लस्टर में जो ऑब्जर्वेशंस है वो दूसरे क्लस्टर से काफी डिफरेंट रहेंगी. एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बहुत सारे एग्जांपल है. गेम हो गया जो आप चेस खेलते हो, राइट. उसके अलावा आपका ऑटोमेटिक कार्स हो गया, आपका एल्गो ट्रेडिंग हो गया. जब आप चेस खेलते हो कभी आप सोचते हो यार कभी आप जीत नहीं पाते कंप्यूटर से, कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? क्योंकि उसने डिसाइड किया हुआ है कि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कौन सा एक्शन ऑप्टिमम है, वो कंप्यूटर ने सीखा हुआ है, राइट. एंड देन वो एक्शन वो ले रहा है जिससे उसका रिवॉर्ड क्या होता है, मैक्सिमाइज्ड. इसीलिए कभी हम कंप्यूटर से जीत ही नहीं पाते, बिकॉज इट हैज सिम्युलेटेड ऑल द स्टेट्स एंड उसमें क्या एक्शंस लेना चाहिए एंड एक्शंस कैसे लेने चाहिए सच दैट द रिवॉर्ड्स शुड बी मैक्सिमाइज्ड, राइट. सिमुलेशन वर्ड से याद आया, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर आपका सिमुलेशंस भी आता है. क्वांट्स में तो सिमुलेशंस बहुत ज्यादा डिस्कस्ड है, राइट. मैंने उसका पूरा एक डेडिकेटेड क्लास लिया हुआ है एक्सेल के ऊपर. तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर वी आल्सो हैव सिमुलेशंस एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग. नाउ मैंने आपको बोला कि मैक्रो लेवल पे मॉडल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, 3 स्टेजेस. वन इज डेटा प्रिपरेशन, वन इज मॉडल डेवलपमेंट एंड वन इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. डेटा प्रिपरेशन के अंदर मैंने एक्रोनिम यूज किया ईपी मेंटोस. ई एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, पार्टीशनिंग द डेटा, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, रियल एग्जाम. ठीक है. मेंटोस मिसिंग वैल्यू. सपोज आपको
डेटा में मिसिंग वैल्यूज दिख रही हैं, तो जो डेटा अवेलेबल है, जो वैल्यूज अवेलेबल है, उसके मीन से रिप्लेस कर दो ना, राइट? मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस विद मीन, मीन ऑफ अवेलेबल डेटा, दैट इज imputation, दैट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ imputation, राइट? ई कैटेगोरिकल एनकोडिंग, एंटी नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, आउटलायर इंजीनियरिंग, नॉइज को रिमूव करो, ठीक है? अगर आपके गलत क्वेश्चंस है उसको बुक से रिमूव करो, अदरवाइज लर्निंग गलत हो जाएगा। एस फॉर स्केलिंग, ठीक है? बिस्वदीप इज सेइंग चेस हैज ऑनलाइन मशीन लर्निंग, एजेंट इज बिकमिंग इंटेलिजेंट। यस, जैसे जैसे और लोग खेल रहे हैं ना, तो वो जो एजेंट है वो और इंटेलिजेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी लर्निंग, ठीक है? एक्सप्लोरेटरी लर्निंग। हम लोग जब रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ेंगे तो वहां पर एक होता है एक्सप्लोरेशन और एक होता है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है? आप लोग मेरे से बुलवा रहे हो। एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो सीखा हुआ है उसको यूज करो, एक्सप्लॉयट करो। एंड एक्सप्लोरेशन मतलब जो नए नए लोग आ रहे हैं ना, ठीक है, उससे भी एक्सप्लोर करो, और क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या बेटर एक्शन ले सकते हैं जिससे रिवॉर्ड ऑप्टिमाइज हो, ठीक है? तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में दो चीजें होती है, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लोरेशन, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है? प्रिया हैज अ क्वेश्चन, हम लोग अगर हमारे डेटा में मिसिंग वैल्यूज है और कैटेगोरिकल वेरिएबल मिसिंग है, ठीक है, तो उसको कैसे फिल करेंगे? नाउ प्रिया, इट्स अ बिग क्वेश्चन, बिकॉज मिसिंग वैल्यू का बहुत डिस्कशन होता है। देयर आर डिफरेंट केसेस ऑफ मिसिंग वैल्यू, मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, मिसिंग एट रैंडम, मिसिंग नॉट एट रैंडम, ठीक है? ऐसे बहुत सारी स्टडीज है जो आपको करनी पड़ेगी डेटा के ऊपर, MCAR, MAR, MNAR, तो वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी, ठीक है? अभी मैं अपना जो फोकस है वो रख रहा हूं एज पर द एग्जाम, ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट विद मॉडल डेवलपमेंट। अभी मैं आज के दिन में कुछ मॉडल डेवलपमेंट एल्गोरिदम्स डिस्कस करने वाला हूं, एंड खासकर आज मैं डिस्कस करूंगा ज्यादा क्लासिफिकेशन, बिकॉज रिग्रेशन का तो एक अलग से चैप्टर है ही। ऑल्दो रिग्रेशन में मुझे कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, रिग्रेशन का एक्सटेंशन डिस्कस करना है जो FRM में दिया है, बट आज के दिन मैं डिस्कस करूंगा क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स। नाउ मॉडल डेवलपमेंट में क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स में बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है? बहुत सारी टेक्निक्स हैं। हम लोग कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे, बता दे रहा हूं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो आपके सिलेबस में है, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है? सपोर्ट वेक्टर मशीन, उसके अलावा सपोर्ट वेक्टर मशीन के नियरेस्ट नेबर, आज मैंने क्लास के लिए इतना ही रखा है। उसके बाद आपका के नियरेस्ट नेबर के बाद यू हैव डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, बूस्टिंग, बैगिंग, ठीक है? एंड देन यू हैव न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरल नेटवर्क्स। तो these are mainly the techniques that we will learn within classification exercise. We have logistic regression जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक है, या स्टार्टिंग पॉइंट बोल लो। Then we have LDA, linear discriminant analysis. We have support vector machine, SVM. We have K nearest neighbor. We have decision trees. Decision trees के साथ आपका क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री आएगा जिसको काट बोलते हैं, ठीक है? आपका रैंडम फॉरेस्ट आएगा, बूस्टिंग आएगा, बैगिंग आएगा, जिसको एनसेम्बल टेक्निक्स बोलते हैं, एनसेम्बल टेक्निक्स। देन वी हैव न्यूरल नेटवर्क्स, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मैं सीधा डेटा से स्टार्ट कर रहा हूं, सीधा विजुअलाइजेशन से स्टार्ट करूंगा, तब आपको बेटर समझ में आएगा। बट आर वी ऑल गुड टू गो? यहां तक सबको कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फ्लो समझ में आ गया? सबसे पहले मैक्रो पिक्चर क्लियर करना बहुत जरूरी है, तब अपने माइक्रो पिक्चर में जाएंगे, ठीक है? तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है। ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हम लोगों ने सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसके एग्जांपल्स देखे। एंड देन मैंने आपको बताया मॉडल डेवलपमेंट में 3 स्टेजेस होती हैं, डेटा प्रिपरेशन, मॉडल डेवलपमेंट, मॉडल इवैल्यूएशन। नाउ मॉडल डेवलपमेंट में सबसे पहले मैं कुछ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम से स्टार्ट करने वाला हूं। पहले हम लोग क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम करेंगे, फिर रिग्रेशन भी करेंगे। रिग्रेशन में बहुत ज्यादा कुछ करवाना नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें हैं। क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम में सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास एक डेटा है, वो एक लोन बुक का डेटा है जिसमें कस्टमर्स है ए कॉलम में। आई हैव सम इनपुट वेरिएबल्स, इनपुट वेरिएबल्स मेरे पास क्या है, जो जो कस्टमर्स को लोन बैंक ने दिया है उनकी एज क्या थी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन,
number of years in job, number of years in current address, income, debt to income ratio, credit card debt, other debt, ऐसे 8 इनपुट्स मेरे पास है हर एक बोरोवर के। एंड वो पर्टिकुलर बोरोवर डिफॉल्ट किया कि नहीं, ये भी मेरे पास आउटकम वेरिएबल भी अवेलेबल है, राइट? बिकॉज ये तो हिस्टोरिकल डेटा है ना, आप जो मॉडल डेवलप करते हो वो हिस्टोरिकल डेटा पे करते हो एंड देन उस मॉडल को अप्लाई करोगे फ्यूचर प्रिडिक्शंस के लिए। तो हिस्टोरिकल डेटा में जितने भी लोन्स दिए हैं वो लोन्स के एक्स मेरे पास हैं, एंड वो पर्टिकुलर लोन डिफॉल्ट किया कि नहीं वो वाई भी मेरे पास है। दैट इज वाई दिस इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, बिकॉज यू नो द टारगेट वेरिएबल, वेदर द कस्टमर हैज डिफॉल्टेड और नॉन डिफॉल्टेड, राइट? वेदर द कस्टमर हैज डिफॉल्टेड और नॉट डिफॉल्टेड। तो 0 मतलब नॉट डिफॉल्टेड, 1 मतलब डिफॉल्टेड, ठीक है? ऐसा मैं डेफिनेशन लेके चल रहा हूं। ये सारे मेरे क्या है, बोरोवर के एट्रीब्यूट्स, एज, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, डेट इनकम रेशो, अदर डेट, एंड मेरा टारगेट वेरिएबल क्या है, डिफॉल्ट। मुझे y और x के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। जब भी हम y और x के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं, सबसे नेचुरल मॉडल मन में कौन सा आता है? दैट इज योर रिग्रेशन मॉडल। y इज इक्वल टू b0 प्लस b1 इंटू एज प्लस b2 इंटू इनकम प्लस b3 b4 डॉट 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 b8 इंटू x8। बिकॉज मेरे पास 8 इनपुट वेरिएबल्स हैं, तो मेरे पास 9 कोएफिशिएंट होंगे, b1 टू b8 एंड एक इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट विच इज b0। आई होप आप रिग्रेशन में इसको पढ़ के आए हो, राइट? नाउ रिग्रेशन हम कब रन करते हैं? रिग्रेशन हम कब रन करते हैं? व्हेन y इज अ कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वेरिएबल and y can take any value between minus infinity to plus infinity. Y is a continuous numerical variable and y can take any value between minus infinity to plus infinity. तो अगर मैं इस तरह का कुछ इक्वेशन बनाऊंगा तो मेरा y का रेंज क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। मैं क्या करता हूं, यहां पर b0 टू b8 का कुछ सीड वैल्यूज ले लेता हूं, राइट? कुछ इनिशियल वैल्यूज ले लेता हूं, ऑल्दो उस वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे, वो तो आपका आउटपुट है, बट अभी के लिए मैं कुछ इनिशियल वैल्यूज यहां पे ले लिया b0 टू b8 का, कुछ इनिशियल वैल्यूज, दीज आर कॉल्ड सीड वैल्यूज। इसके बेसिस पे मैंने y निकाल लिया है। y कैसे निकाला? y इज b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 प्लस डॉट 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 b8 x8। मेरे पास y आ गया। ये y कैसे आया? नॉर्मल रिग्रेशन रूटीन से। ये जो y आएगा उसका रेंज विल बी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बिकॉज ये तो आपने नॉर्मल रिग्रेशन कर लिया, राइट? नॉर्मल रिग्रेशन कर लिया तो y का रेंज क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि मेरा y का वैल्यूज नेगेटिव आ रहा है -5.3, ठीक है, नेगेटिव -5.7। सो y का रेंज इज कमिंग माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, मेरा जो एक्चुअल y है दैट इज 0 और 1, दैट इज 0 और 1। अगर मैं मॉडल बिल्ड करना चाहूंगा तो मैं एक ऐसा मॉडल बिल्ड करना चाहूंगा जो मुझे प्रिडिक्टेड y क्या दे, 0 या 1। हम लोग क्या करते हैं, 0 और 1 लाना तो पॉसिबल नहीं है। वी बिल्ड अ मॉडल विच गिव्स अस द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफॉल्ट। हम लोग एक ऐसा मॉडल बिल्ड करेंगे जो अपने को प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफॉल्ट दे दे बिटवीन 0 टू 1। बिकॉज अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आ गया तो आप उस केस में क्लास में कैटेगराइज कर ही सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हाई है 80%, तो आप उसको 1 मान लोगे। किसी का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट लो है से 5%, आप उसको 0 मान लोगे। तो अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट भी आ गया तब भी मेरा काम हो जाएगा, राइट? बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट के बेसिस पे मैं क्लास कैटेगराइजेशन कर सकता हूं। बट अभी क्या प्रॉब्लम है, जब मैं नॉर्मल रिग्रेशन कर रहा हूं तो मेरा तो जो y है इट इज लाइंग बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जबकि मुझे y चाहिए क्या? इट शुड लाई बिटवीन 0 टू 1 एटलीस्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मिल जाए तब भी काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी जिसका रेंज है 0 टू 1 एंड y जिसका रेंज इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, अगर मैं नॉर्मल रिग्रेशन करता हूं उसके बीच में कुछ रिलेशनशिप्स को समझेंगे, राइट? प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 टू 1, यू ऑल नो दैट। अगर मैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर ऑड्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दूं, प्रोबेबिलिटी के ऊपर ऑड्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दूं, ऑड्स का फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। सुना होगा आपने कभी ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट। तो ऑड्स का फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। एक बार प्रोबेबिलिटी को 0 डालो तो ऑड्स क्या आएगा? 0 ही आएगा। एक बार प्रोबेबिलिटी को 1 डालो तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1,
1 डिवाइड बाय 0 इंफिनिटी आएगा। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर ऑड्स ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूं तो उस केस में मेरा ऑड्स रेंज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। अभी भी टास्क पूरा नहीं हुआ, मुझे प्रोबेबिलिटी जिसका रेंज 0 टू 1 है उसका रिलेशनशिप बिठाना है y के साथ जिसका रेंज कहां आ रहा है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इसका लॉग ले लो, log of odds, log of odds, log of 0 is minus infinity, log of infinity is infinity। इसका मतलब ये जो y है इसको मैं log odds मान सकता हूं, ये y को मैं log odds मान सकता हूं कि नहीं, बिकॉज log odds का रेंज इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी और मेरा जो y आ रहा है उसका रेंज भी क्या है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। मैं रिग्रेशन मॉडल बिल्ड करना चाहता था, मैंने किया, बट मुझे समझना होगा ये जो आउटपुट आया वो प्रोबेबिलिटी नहीं आया, बिकॉज उसका रेंज क्या है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जबकि मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी। तो मैं इसको इंटरप्रेट करूंगा एज लॉग ऑड्स बिकॉज लॉग ऑड्स का रेंज इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी और मेरे y का रेंज भी सेम है। अगर एक बारी लॉग ऑड्स आ गया तो क्या मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं? अगर लॉग ऑड्स आ गया तो क्या मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं? द आंसर इज यस। मैं लॉग ऑड्स से ऑड्स निकालूंगा, ठीक है, लॉग का एंटाई लेके। लॉग का एंटाई कैसे लेते हैं? बाय टेकिंग एक्सपोनेंट। तो अगर मैं एक्सपोनेंट ऑफ लॉग ऑड्स ले लूंगा, एक्सपोनेंट एंड लॉग विल कैंसल आउट, मेरे पास ऑड्स आ जाएगा। एंड मैंने आपको फॉर्मूला दिया है ऑड्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी पता है तो आप ऑड्स निकाल सकते हो। अगर ऑड्स दे दूं तो प्रोबेबिलिटी भी निकाल ही सकते हो। अगर आप फॉर्मूला को थोड़ा सा वर्क अराउंड करोगे, मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपको प्रोबेबिलिटी पता है आप ऑड्स निकाल सकते हो, अगर ऑड्स पता है तो प्रोबेबिलिटी भी तो निकाल सकते हो। तो ऑड्स से प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ऑड्स डिवाइड बाय 1 प्लस ऑड्स, ऑड्स डिवाइड बाय 1 प्लस ऑड्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं रिग्रेशन मॉडल फिट करूंगा बिटवीन y एंड x, बट बैक ऑफ द माइंड में समझ के रखूंगा ये जो y आया ना, दिस इज नॉट योर प्रोबेबिलिटी, दिस इज नॉट योर फाइनल आउटकम, दिस इज लाइक लॉग ऑड्स, बिकॉज y का रेंज इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एंड लॉग ऑड्स का रेंज इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो लॉग ऑड्स अगर आ गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी चाहिए, राइट। प्रोबेबिलिटी अगर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अगर आ गया तो मैं उसको कभी भी कैटेगराइज कर सकता हूं एज 0 और 1। तो लॉग ऑड्स से मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, मेरे पास जो y आया उसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑड्स लॉग ऑड्स, उल्टा कर रहे हैं, लॉग ऑड्स से ऑड्स, ऑड्स से प्रोबेबिलिटी, राइट। तो लॉग ऑड्स से ऑड्स तो बहुत इजी है, एक्सपोनेंट ऑफ लॉग ऑड्स, एक्सपोनेंट एंड लॉग आर एंटाइड टू ईच अदर, दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो बचेगा क्या, ऑड्स एंड ऑड्स डिवाइड बाय 1 प्लस ऑड्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा सॉल्व करके देखना, आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो इसका मतलब जो मेरा y आया विच इज लाइक log odds, I have to do probability equal to exponent of y divide by 1 plus exponent of y, right? Or 1 divide by 1 plus exponent of minus y. Exponent of y divide by 1 plus exponent of y और 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस वाई। अगर ऐसा मैंने कर लिया तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी अगर आ गया तो मैं किसी भी कस्टमर को कैटेगराइज कर सकता हूं एज डिफॉल्टिंग और नॉन डिफॉल्टिंग, राइट। दिस इज कॉल्ड द फेमस सिग्मॉइड फंक्शन, दिस इज कॉल्ड द फेमस सिग्मॉइड फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड फंक्शन बोलते हैं। तो स्टेप नंबर 1, आप नॉर्मल रिग्रेशन करो y और x के बीच में, बट यस y इज नॉट योर फाइनल आउटपुट, y इज योर लॉग ऑड्स। एंड देन लॉग ऑड से आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है। लॉग ऑड से क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है। कैसे? यू हैव टू डू एक्सपोनेंट ऑफ लॉग ऑड्स, मतलब एक्सपोनेंट ऑफ y डिवाइड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ y। तो यहां मैंने वही सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई किया है, एक्सपोनेंट ऑफ k2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ k2, एक्सपोनेंट ऑफ y डिवाइड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ y। ये मेरा प्रोबेबिलिटी है, ये मेरा प्रोबेबिलिटी है। दिस इज माय probability in which I am interested, right? बट याद करो मेरे पैरामीटर्स तो अभी सॉल्व्ड ही नहीं है, कोएफिशिएंट्स तो मेरे अभी ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं है, मैंने तो कुछ सीड वैल्यूज लिया था। तो मुझे इस कोएफिशिएंट्स को अब सॉल्व करना है, इन कोएफिशिएंट्स को मुझे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करूं? आप
कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करोगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूजिंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। हम लोगों ने जब रिग्रेशन किया था तो रिग्रेशन में मेनली ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर यूज होता है, बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वी विल यूज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। नाम से पता लग रहा है, मैक्सिमाइज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द डेटा। देखो ये जो डेटा है ना, ये जो आउटकम है, ये तो सच्चाई है। ये जो डेटा है, ये जो आउटकम है, ये तो सच्चाई है। इसकी प्रोबेबिलिटी को आपको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग दिस आउटकम, क्योंकि ये तो सच्चाई है। मेरे पास ये जो आया है यहां पर एल कॉलम में, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। क्या डायरेक्टली इसको मैक्सिमाइज कर दूं? नहीं। अगर एक्चुअल डिफॉल्ट 1 है तो मुझे प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना होगा, क्योंकि ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। अगर एक्चुअल डिफॉल्ट 1 है तो मैं इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा काश ये 0.85, 0.9, 0.95 ऐसा है, 1 के पास आए। एंड अगर एक्चुअल डिफॉल्ट 0 है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को मैं मिनिमाइज करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा काश ये प्रोबेबिलिटी 0.05, राइट, या 10% या 15% के आसपास आए, 0 के आसपास आए। तो आई हैव टू मैक्सिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द डेटा। तो डेटा में अगर 1 है तो मुझे इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। डेटा में अगर 0 है तो इस प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज करना है। अगर मुझे सब कुछ मैक्सिमाइज के टर्म्स में बोलना है, अगर मुझे सब कुछ मैक्सिमाइज के टर्म्स में बोलना है, तो आई कैन से अगर 1 है तो प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। अगर 0 है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। अगर 1 है तो प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। अगर 0 है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, ऐसा मैं बोलूंगा। क्यों? बिकॉज मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, एक ही बात है ना। तो मेरा फाइनल लाइक्लीहुड क्या आएगा? इट इज इफ एक्चुअल आउटकम इज 0, in that case if actual outcome is 1, I want to maximize the probability as it is. If actual outcome is 0, false, I want to maximize 1 minus probability. I want to maximize 1 minus probability. And MLE technique क्या बोलता है? You need to maximize the joint likelihood of observing the data. राइट, ये तो एक सिंगल लाइक्लीहुड है। ज्वाइंट लाइक्लीहुड क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बच्चों ने पढ़ते थे, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ज्वाइंट लाइक्लीहुड आएगा। मुझे उसको मैक्सिमाइज करना है, तब मुझे उसको मैक्सिमाइज करना है। बट उसको मैक्सिमाइज करने में प्रॉब्लम क्या है? अगर आप इतनी सारी छोटी छोटी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका फाइनल नंबर आएगा ना, वो बहुत स्मॉल आएगा। उसको मैक्सिमाइज करना डिफिकल्ट है। तो मैं क्या करूंगा, इस मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम को एक एडिशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे? बाय टेकिंग लॉग। राइट, इमेजिन करो ये आपका P1 है, ये आपका P2 है, ये आपका P3 है। आपको P1 इंटू P2 इंटू P3 करना है। आपको क्या करना है? P1 इंटू P2 इंटू P3, ये आप करना चाहते हो, बट ये नंबर बहुत छोटा आएगा। तो वाई नॉट टेक लॉग, लॉग ऑफ P1 इंटू P2 इंटू P3। लॉग ले लो। लॉग लेने से फायदा क्या है? व्हाट इज लॉग ऑफ A इंटू B इंटू C? लॉग A प्लस लॉग B प्लस लॉग C। आपका मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम एक एडिशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। बट सर आप ऐसे कैसे लॉग ले सकते हो? लॉग इज अ मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज लाइक x। लॉग x इज अ मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x। अगर x बढ़ेगा तो log x भी बढ़ेगा, x गिरेगा तो log x भी गिरेगा। जहां पर x मैक्सिमाइज होगा वहीं पर log x मैक्सिमाइज होगा। राइट, तो मैं इसको मैक्सिमाइज करना चाहता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, log x को मैक्सिमाइज कर लो, बिकॉज दिस इज अ मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज log ऑफ a इंटू b इंटू c? log a प्लस log b प्लस log c। तो यहां मैंने लाइक्लीहुड से log लाइक्लीहुड निकाल लिया बाय टेकिंग नेचुरल log ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी। एंड देन आई विल एड log of P1 plus log of P2 plus log of P3, that is called sum of log likelihood. That is called sum of log likelihood. मुझे क्या करना है? इन कोएफिशिएंट्स को इस तरीके से चेंज करना है such that the sum of log likelihood is maximized.
मुझे ये कोएफिशिएंट्स को इस तरीके से चेंज करना है सच दैट द सम ऑफ लॉग लाइक्लीहुड इज मैक्सिमाइज्ड. सो आई विल गो टू डेटा. डेटा में जाके आई विल गो टू सॉल्वर. सॉल्वर इज द ऑप्टिमाइजेशन टूल बॉक्स ऑफ एक्सेल. मेरा ऑब्जेक्टिव सेल क्या है? सम ऑफ लॉग लाइक्लीहुड. मुझे उसको मैक्सिमाइज करना है बाय चेंजिंग ऑल द कोएफिशिएंट्स V2 टू AD2. कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. और क्या मुझे वेरिएबल्स को डेलिबरेटली नॉन नेगेटिव करना है, पॉजिटिव करना है? ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है. तो आई विल सॉल्व. मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पर सॉल्यूशन चालू होगा. एक्सेल क्या करेगा? अलग अलग सॉल्यूशंस ट्राई करेगा एंड वहां जाके स्टॉप करेगा जहां पे आपका सम ऑफ लॉग लाइक्लीहुड क्या हो? मैक्सिमाइज्ड हो. तो सॉल्व. आप देख रहे हैं यहाँ पे सेटिंग अप प्रॉब्लम आ रहा है. अभी एक्सेल क्या कर रहा है? अलग अलग ट्रायल्स सॉल्यूशंस निकाल रहा है, अलग अलग ट्रायल सॉल्यूशन. एंड ऑब्जेक्टिव सेल उसके हिसाब से चेंज होगा. एक्सेल कहां जाके स्टॉप करेगा? जहां पे आपका सम ऑफ लॉग लाइक्लीहुड क्या हो? मैक्सिमाइज्ड हो. सम ऑफ लॉग लाइक्लीहुड मैक्सिमाइज. सिंस नेगेटिव नंबर है तो वैल्यू छोटा आएगा. राइट. सम ऑफ लॉग लाइक्लीहुड शुड बी मैक्सिमाइज्ड. ठीक है. सॉल्व हो रहा है, ट्रायल रन हो रहे हैं. सॉल्वर क्या करेगा? मैंने बोला अलग अलग कोएफिशिएंट्स को ट्राई करेगा एंड वहां जाके स्टॉप करेगा जहां पे आपका सम ऑफ लॉग लाइक्लीहुड क्या आता है? मैक्सिमम आता है. दैट विल बी योर फाइनल कोएफिशिएंट्स फॉर योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल. कोएफिशिएंट्स अगर आ जाएंगे तो y आ जाएगा. रिमेंबर y क्या है? लॉग ऑड्स. लॉग ऑड्स अगर आ गया तो उससे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. कैसे? एक्सपोनेंट ऑफ लॉग ऑड्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ लॉग ऑड्स, या 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस लॉग ऑड्स. मैंने सॉल्व किया और मेरा सम ऑफ लॉग लाइक्लीहुड अब कितना आ रहा है? -687.221. दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन. दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन. इससे y निकल जाएगा. y अगर निकल गया दैट इज योर लॉग ऑड्स. उससे प्रोबेबिलिटी निकलेगा. प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? एक्सपोनेंट ऑफ y डिवाइड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ y. सपोज मैं थ्रेशोल्ड लेके चलता हूँ 40% का. ऐसा मत सोचना कि थ्रेशोल्ड हमेशा 50% ही लोगे. सपोज मैं थ्रेशोल्ड लेके चलता हूँ 40% का. थ्रेशोल्ड इज योर हाइपर पैरामीटर. हाइपर पैरामीटर का डिस्कशन भी करूंगा. सपोज आपका थ्रेशोल्ड है 40% का, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपका प्रोबेबिलिटी 40% के ऊपर है, इफ L2 इज ग्रेटर देन 40% देन क्लासिफाई एज 1. तब डिफॉल्टर मान लो, अदरवाइज 0 मान लो. राइट. मेरे पास तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आया ना. मैं क्या बोल रहा हूं? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 40% से ऊपर है तो 1 मान लो, अदरवाइज 0 मान लो. ये मेरा फाइनल डिफॉल्ट कॉलम होगा. दिस इज माय फाइनल डिफॉल्ट कॉलम. तो दिस इज माय लॉजिस्टिक रिग्रेशन आउटपुट. नाउ यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? ये कोएफिशिएंट्स को इंटरप्रेट कैसे करना है. ये B3 को इंटरप्रेट कैसे करूं, B8 को इंटरप्रेट कैसे करूं, समझते हैं. इमेजिन करो आपके पास एक मॉडल है y इक्वल टू B0. एक सिंपल मॉडल है y इक्वल टू B0. तो आपका मॉडल क्या होगा? y इक्वल टू -0.40075. ये तो आपका लॉग ऑड्स है. उससे प्रोबेबिलिटी निकालो तो प्रोबेबिलिटी आ रहा है 40%. प्रोबेबिलिटी आ रहा है 40%. बोलना चाह रहा है डेटा में एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितना है? 40%. एक बार चेक करें. मेरे पास जो y था उसमें 1500 रिकॉर्ड है एंड सम है 548. अगर आप 548 डिवाइड बाय 1500 करोगे तो अराउंड 40% के आसपास आएगा. एग्जैक्टली नहीं आएगा बट 40% के आसपास आएगा. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? अगर आप कोई भी x को लेके नहीं चल रहे मॉडल में, यू हैव अ सिंपल कांस्टेंट मॉडल y इक्वल टू B0. इन दैट केस आपका PD कितना होगा? 40% ऑन एन एवरेज. नाउ इमेजिन करो आई एम इंट्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ x3. मतलब मैं नंबर ऑफ ईयर्स इन द जॉब को इंक्लूड कर रहा हूं अपने मॉडल के अंदर विद 1 यूनिट. बिकॉज हम रिग्रेशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं? अगर आपका इनपुट 1 से चेंज होगा तो आउटपुट कितना चेंज होगा? राइट. अगर आपका x3 1 यूनिट से चेंज होगा तो आपका y कितने से चेंज होगा? तो यहां पर अगर मैं x3 को इंक्लूड कर लूंगा मॉडल में तो अब मेरा रिवाइज्ड मॉडल क्या हुआ? y इक्वल टू B0 प्लस B3 इंटू x3. y इक्वल टू B0 प्लस B3 इंटू x3. x3 1 है, 1 यूनिट इंट्रोड्यूस करेंगे. B3 मुझे पता है तो मेरा लॉग ऑड्स क्या आएगा? B0 प्लस 1 इंटू B3 कितना आया? -0.62. ये तो लॉग ऑड्स है. इससे प्रोबेबिलिटी निकालो कितना आएगा? एक्सपोनेंट ऑफ लॉग ऑड्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ लॉग ऑड्स. इट्स कमिंग 34.8%. 34.8%.
पहले कितना था 40%। इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर्स इन द जॉब, अगर किसी का 1 ईयर एक्स्ट्रा है तो उसका पीडी 5% लोअर आएगा। राइट, इज इट लॉजिकल? इज इट लॉजिकल, टेल मी। अगर किसी का नंबर ऑफ ईयर्स 1 यूनिट ज्यादा है तो उसका पीडी कम आना चाहिए। यस, बिकॉज अगर कोई ज्यादा काम किया, एक्सपीरियंस्ड है, तो उस पे उसका डिफॉल्ट का चांस कम होगा बिकॉज उसकी इनकम स्टेबल होगी। तो यहां पर मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट should go down by 5.295%. If X3 goes up by 1 unit, PD goes down by 5.295%. सिमिलरली B8 लेते हैं। B8 क्या है मेरा? अदर डेट। मुझे बताओ, अगर आप $1 एक्स्ट्रा डेट लेते हो तो पीडी हायर होना चाहिए या लोअर? राइट, अगर आप $1 million एक्स्ट्रा डेट लेते हो तो पीडी हायर होना चाहिए या लोअर? उस केस में आपका पीडी हायर होना चाहिए बिकॉज आप एक्स्ट्रा डेट लेके बैठे हो। तो यहां पे देखते हैं, सपोज नल मॉडल था। नल मॉडल मतलब जिसमें कोई कोएफिशिएंट्स ही नहीं है। कांस्टेंट मॉडल मैंने लिया y इक्वल टू b0। कांस्टेंट मॉडल मतलब y इक्वल टू b0। तो मेरा प्रोबेबिलिटी कितना आया? 40%। प्रोबेबिलिटी कितना आया? 40%। अब मैं लेके चल रहा हूं b0 प्लस b8 इंटू x8। ठीक है, x8 का 1 यूनिट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो उस केस में मेरा लॉग ऑड्स क्या होगा? b0 प्लस 1 इंटू b8। तो मेरा लॉग ऑड्स आया -0.37। इससे प्रोबेबिलिटी निकालो, कितना आ रहा है? 40.7%। पहले कितना प्रोबेबिलिटी था? 40.1%। मतलब अगर कोई $1 million का एक्स्ट्रा डेट लेता है, उसका प्रोबेबिलिटी इज हायर बाय 0.6%। इज इट लॉजिकल? यस, लॉजिकल होना बहुत जरूरी है कोएफिशिएंट्स। यहां पे सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का खेल नहीं है। आप एक्सेल में लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर सकते हो, लोग पाइथन में भी कर सकते हैं। हर जगह आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन बिल्ड कर सकते हो बहुत इजीली। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू इंटरप्रेट द आउटपुट ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो मैं इंटरप्रेट कैसे कर रहा हूं कि अगर कोई पर्सन 1 साल एक्स्ट्रा काम किया हुआ है तो उसका पीडी शुड बी लोअर बाय 5%। अगर कोई पर्सन 1 million का एक्स्ट्रा डेट लेता है, उसका पीडी शुड बी हायर बाय 0.6%. This is how we interpret these coefficients. Right? This is how we interpret these coefficients. This is your logistic regression model. This is your logistic regression model. रिपीट करें, मैंने क्या किया? सबसे पहले कुछ सीड वैल्यूज लिया B0 to B8 का। उसके बाद मैंने रिग्रेशन मॉडल फिट किया, मेरे पास y आया। y is log odds because y का रेंज lies between -infinity to +infinity. log odds का रेंज is also -infinity to +infinity. सिंस हम रिग्रेशन लॉग ऑड्स के साथ कर रहे हैं, इसीलिए इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोलते हैं। सिंस हम रिग्रेशन लॉग ऑड्स के साथ कर रहे हैं, इसीलिए इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोलते हैं। राइट, तो लॉग ऑड्स आया, उससे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ लॉग ऑड्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ लॉग ऑड्स, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मुझे पैरामीटर्स को इस तरीके से सॉल्व करना है सच दैट द ज्वाइंट लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग द डेटा इज मैक्सिमाइज्ड। तो अपने को पहले लाइक्लीहुड निकालना होगा। अगर एक्चुअल डिफॉल्टर है तो पीडी को मैक्सिमाइज करो, अगर एक्चुअल नॉन डिफॉल्टर है तो 1 माइनस पीडी को मैक्सिमाइज करो। राइट, तो लाइक्लीहुड आ गया। नाउ ज्वाइंट लाइक्लीहुड के लिए लाइक्लीहुड्स को मल्टीप्लाई कर लो। तो उस केस में उसको सॉल्व करना डिफिकल्ट है। हमने मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम को एडिशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया बाय टेकिंग लॉग लाइक्लीहुड्स एंड देन उसका सम लिया, सम ऑफ लॉग लाइक्लीहुड। पैरामीटर्स को सॉल्व किया एंड देन कोएफिशिएंट्स को इंटरप्रेट करना सीखा। कोई भी ये नहीं बोलेगा अगर x3 1 से बढ़ेगा तो आपका पीडी 22% से गिरेगा। इट इज रॉन्ग। हमने देखा ये तो लॉग ऑड्स है। लॉग ऑड्स से पीडी आएगा एंड देन आप कंपैरिजन कर सकते हो कि अगर x3 1 यूनिट से बढ़ेगा देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट विल गो डाउन बाय 5%। अगर किसी का अदर डेट $1 million से बढ़ेगा तो उसका पीडी इंक्रीजेस बाय 0.6%। दिस इज योर मॉडल डेवलपमेंट। राइट, मैंने इस पूरे एग्जाम्पल में डेटा प्रेपरेशन नहीं किया। मैंने इस पूरे एग्जाम्पल में अभी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं किया। ऑल दो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए वी विल स्टडी समथिंग कॉल्ड एज कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए नाम कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। एंड सेकेंडली आरओसी कर्व, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपके क्वांट्स के करिकुलम में गिवन है, बट वो बाद में करेंगे। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, डेटा प्रिपरेशन बाकी है। हम लोगों ने एक मॉडल अभी किया, कौन सा? लॉजिस्टिक रिग्रेशन। क्लियर है? तो मैं आगे मूव करूं।
क्लियर है तो आगे मूव करूं? क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट मेरा एल्गोरिदम है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। ठीक है, लेट मी ओपन दैट शीट। इमेजिन करो मेरे पास डेटा है, अभी जो मैंने डेटा लिया था उसमें बहुत सारे एक्स थे। अब सपोज मैं दो एक्स लेके चल रहा हूं, एज, इनकम, दो ही वेरिएबल्स लेके चल रहा हूं, x1 x2। राइट, आई हैव टू वेरिएबल्स x1 x2। नाउ वी हैव डेटा ऑफ टू वेरिएबल्स, कुछ भी मान लो उसको, एज, इनकम मान लो, या आपको कोई और वेरिएबल मानना है, अदर डेट का अमाउंट क्या है, डेट इनकम रेशियो, जो मर्जी आप मान लो। यू हैव टू वेरिएबल्स x1 x2 बिलोंगिंग टू टू ग्रुप्स, डिफॉल्टर्स, नॉन डिफॉल्टर्स। राइट, तो मैंने क्या किया, मैंने उस डेटा को प्लॉट किया। लेट मी शो यू हाउ टू प्लॉट। सपोज ये मेरा एक डेटा है डिफॉल्टर्स का जिसमें y1 है, और ये एक डेटा है नॉन डिफॉल्टर्स का जिसमें y0 है। प्लॉट कर रहा हूं इसको, प्लॉट कर रहा हूं, प्लॉट किया। ऐड कर रहा हूं इसमें दूसरा ग्रुप भी, ऐड। आई हैव सम x1, आई हैव सम x2। x2 बोल लो या y बोल लो, आपका टू डायमेंशनल स्पेस में बात हो रहा है। तो मेरा डेटा प्लॉट हो गया। राइट, दिस इज ग्रुप वन, दिस इज ग्रुप टू। ऑरेंज ग्रुप को सपोज नॉन डिफॉल्टर मान लो। ठीक है, बिकॉज अगर मैं एज इनकम लेके चल रहा हूं, हायर एज हायर इनकम नॉन डिफॉल्टर होगा। एंड इसको आप डिफॉल्टर ग्रुप मान लो, जो मर्जी मान सकते हो, दो ग्रुप्स आपके पास है। आपको क्या करना है, आपको एक लीनियर डिस्क्रिमिनेटिंग लाइन इनके बीच में इंसर्ट करना है, सो दैट यू कैन यूज दैट लाइन टू डिस्क्रिमिनेट बोथ द ग्रुप्स। अभी जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन किया, हम लोग अल्टीमेटली क्या किए, पीडी निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, एंड देन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 40% के ऊपर था उसको 1 बोल दिया, अदरवाइज 0। राइट, तो हमने एक मॉडल बिल्ड किया जिसमें अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मिला, एंड देन हमने उसके ऊपर एक थ्रेशोल्ड लगाया। यहां मैं क्या बोल रहा हूं, यहां अलग तरीके से कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। यहां मेरे पास दो ग्रुप्स हैं, मुझे दिख रहा है कि ऑरेंज ग्रुप इज नॉन डिफॉल्टर, ब्लू ग्रुप इज डिफॉल्टर। राइट, एंड मुझे इन दोनों ग्रुप्स के बीच में एक लीनियर डिस्क्रिमिनेटिंग लाइन इंसर्ट करना है, विच कैन हेल्प मी इन फ्यूचर टू सेपरेट दीज ग्रुप्स। तो मैं एक डिस्क्रिमिनेटिंग लाइन कैसे इंसर्ट करूं, प्लीज हेल्प मी। क्या मैं डिस्क्रिमिनेटिंग लाइन ऐसे इंसर्ट करूं? शुड आई इंसर्ट माई लाइन लाइक दिस? डेफिनेटली नॉट, ऐसे तो मुझे नहीं इंसर्ट करनी चाहिए। राइट, क्या मैं ऐसे इंसर्ट करूं? नहीं। क्या ऐसे इंसर्ट करूं? नहीं। क्या ऐसे कहीं इंसर्ट करूंगा? थोड़े से मिस क्लासिफिकेशंस होंगे, थोड़े से मिस क्लासिफिकेशंस होंगे, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज मॉडल है, 100% एक्यूरेट नहीं होगा। बट लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में आपका टास्क है, यू वांट टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ अ लाइन which separates these two groups. You want to find equation of a line which separates these two groups. आपको ये लाइन का इक्वेशन चाहिए, एंड देन आपको पता है जो लाइन के ऊपर है वो नॉन डिफॉल्टर है, जो लाइन के नीचे है वो डिफॉल्टर है। राइट, जो लाइन के ऊपर है वो नॉन डिफॉल्टर है, जो लाइन के नीचे है वो डिफॉल्टर है। अच्छा, कोई पॉइंट अगर लाइन पे लाई करता है तो उस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा? 0। राइट, बिकॉज वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसका वैल्यू विल बी 0। इसको भी हम समझेंगे। तो माई टास्क इज टू फाइंड आउट दिस डिस्क्रिमिनेटिंग लाइन। नाउ आपका एलडीए हो गया, आपका एसवीएम हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, जो भी हम करेंगे, आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हो गया। आपके जितने भी एल्गोरिदम्स है ना मशीन लर्निंग में, उसके लिए आपको वेक्टर एल्जेब्रा सीखना पड़ेगा। राइट, नाउ वेक्टर एल्जेब्रा जो हम अपने कोर्सेज में सिखाते हैं, सपोज मशीन लर्निंग का हमारा कोर्स है, वो 16 घंटे का होता है। तो 16 घंटे का बैठ के वेक्टर एल्जेब्रा तो मैं आपको नहीं सिखा सकता, तो मैं आपको इंट्यूशंस देने वाला हूं, बिकॉज एल्जेब्रा सीखे बिना आप ये एल्गोरिदम्स को अच्छे से नहीं सीख सकते।
हाँ, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, श्वेजर से पढ़ना है कि पैराग्राफ पढ़ के चले गए, रट के चले गए, वो अलग बात है। बट अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा आपको एल्जेब्रा एब्जॉर्ब करना होगा, वो मैं अभी आपको विजुअली सिखाने वाला हूं। आपके पास ये डेटा पॉइंट्स हैं, आपके पास दो ग्रुप्स हैं, डिफॉल्टर्स का और नॉन डिफॉल्टर्स का। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं एक बारी, इसको भी डिलीट कर दे रहा हूं। मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो मेरे नोट्स को। आई वॉन्ट टू फाइंड प्रोजेक्शंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑन सम वेक्टर W। और ये वेक्टर में एक साइन आपको दिख रहा होगा, राइट एरो। फाइंड प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शंस मतलब शैडो। आप खुद का शैडो दीवार पे देखते हो ना, उसी तरह से आपको ये सारे पॉइंट्स का शैडो देखना है ऑन सम वेक्टर W, राइट। अगर आप शैडो अलग अलग एंगल से देखते हो तो उस केस में शैडो बड़ी छोटी आती है, यस और नो। तो यहां पर भी आप प्रोजेक्शंस निकाल रहे हो किसी वेक्टर पे, ठीक है। और वेक्टर का इक्वेशन क्या होता है, W1 I कैप प्लस W2 J कैप। कैप इंडिकेट्स डायरेक्शन। वेक्टर की खासियत क्या होती है, वेक्टर शो करता है डायरेक्शन को, वेक्टर शो करता है डायरेक्शन को, राइट। मतलब किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। W1 shows डायरेक्शन along x एक्सिस, कितना आप x एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड हो, दैट इज गिवन बाय W1। कितना आप डायरेक्टेड हो along y एक्सिस, दैट इज गिवन बाय W2। तो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, वो डेटा पॉइंट्स का मैं प्रोजेक्शंस, शैडोज लेके चल रहा हूं एक वेक्टर के ऊपर। सपोज आप इमेजिन करो, आप अपना शैडो देख रहे हो एक दीवार के ऊपर, उसी तरह से यहां पर सारे डेटा पॉइंट्स का मैं प्रोजेक्शंस लेके चल रहा हूं सम वेक्टर W के ऊपर, राइट। दिस इज पॉइंट नंबर 1, फाइंड प्रोजेक्शंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑन वेक्टर। नाउ ये जो वेक्टर है ना, उसकी इक्वेशन इज W1 I कैप, W1 I कैप प्लस W2 J कैप। कैप शो करता है डायरेक्शन को, W1 shows डायरेक्शन along x एक्सिस। अभी जो मैंने यहां पे वेक्टर बनाया है, इसमें ज्यादा वेट किसका है, मतलब आप किस तरफ ज्यादा डायरेक्टेड हो, x एक्सिस या y एक्सिस, x एक्सिस की तरफ। तो W1 का वैल्यू इज 0.9848। सर ये कैसे आया, वो अपने को नहीं जानना। 0.9848 इज द वैल्यू ऑफ W1, इट शोज द डायरेक्शन along x एक्सिस। W2 0.17 is the direction along y-axis। मतलब आप कितने डायरेक्टेड हो along x-axis, ज्यादा डायरेक्टेड हो along x-axis, राइट। आप ज्यादा वेट दे रहे हो x-axis को, आपका डायरेक्शन ज्यादा x-axis की तरफ है, y-axis की तरफ कम है। अगर मैं इस एंगल को चेंज करूंगा, सपोज मैं इसको कर देता हूं 90, तो आपका x और y का वैल्यू चेंज हो रहा है, 90 की जगह कर देता हूं 80, तो आपका x और y का वैल्यू चेंज हुआ। अब आपका W2 इज ग्रेटर देन W1, मतलब आपका झुकाव y एक्सिस की तरफ ज्यादा है देन x एक्सिस, आपका झुकाव y एक्सिस की तरफ ज्यादा है देन x एक्सिस। तो W1 shows द डायरेक्शन along x एक्सिस, W2 shows डायरेक्शन along y एक्सिस। वेक्टर मतलब क्या, डायरेक्शन। वेक्टर मतलब क्या, डायरेक्शन, राइट। वो डायरेक्शन में आपको पता लगेगा W1, W2। W1 इज डायरेक्शन along x एक्सिस, कि आप x एक्सिस को कितना वेट दे रहे हो, x एक्सिस की तरफ झुकाव है या y एक्सिस की तरफ झुकाव है। अगर W1 ज्यादा है तो आपका x एक्सिस की तरफ झुकाव होगा, सपोज मैंने आपको दिखाया 10। अगर W2 ज्यादा है, इसका मतलब आपका y एक्सिस की तरफ ज्यादा झुकाव है। जहां पर भी आपका वेक्टर है, आप अपने सारे डेटा पॉइंट्स का प्रोजेक्शंस उस वेक्टर के ऊपर निकाल सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्शंस मतलब आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है यहां से, ये सारे ऑब्जर्वेशन से यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ऑन दिस पर्टिकुलर वेक्टर। तो आपको शैडो दिख जाएगा इस वेक्टर के ऊपर, जैसे आप दीवार पे शैडो देखते हो अपनी,
नेक्स्ट आगे, तो मेरा प्रोजेक्शंस आएगा ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑन वेक्टर। नाउ ये जो प्रोजेक्शंस आ रहा है इसकी भी तो कुछ वैल्यूज हैं। आप देख रहे हो ये जो ब्लू डॉट्स हैं और ये जो ऑरेंज डॉट्स हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड प्रोजेक्टेड वैल्यूज ऑफ दीज डेटा पॉइंट्स, प्रोजेक्टेड वैल्यूज ऑफ दीज डेटा पॉइंट्स। अगर मेरा W1 और W2 मुझे पता है, then the projected values is given by W1 x1 plus W2 x2। ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। प्रोजेक्टेड वैल्यूज आर गिवन बाय W1 x1 प्लस W2 x2। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अपने डिफॉल्टर ग्रुप को लेके चलते हैं। मेरे पास x1 है, मेरे पास x2 है। सपोज मैं इसको 10 डिग्री ले लेता हूं। आई एम गिविंग मोर वेट टू x1, लेस वेट टू x2, राइट। तो उस केस में W1 0.9848 इंटू x1 प्लस 0.1736 इंटू x2 क्या आएगा आपका? आपका एक प्रोजेक्टेड वैल्यू आएगा, एक प्रोजेक्टेड वैल्यू आएगा। दैट प्रोजेक्टेड वैल्यू इज द वैल्यू ऑन दिस लाइन, दैट प्रोजेक्टेड वैल्यू इज द वैल्यू ऑन दिस लाइन, W1 x1 प्लस W2 x2, ठीक है। सिमिलरली सपोज एक ऑरेंज ग्रुप से वैल्यू ले लेते हैं 2646, W1 W2 है ही, इसका प्रोजेक्टेड वैल्यू क्या होगा? अगेन W1 x1 प्लस W2 x2। तो ये सारे जो ब्लू डॉट्स, ब्लू शेडी डॉट्स एंड ऑरेंज शेडी डॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर प्रोजेक्टेड वैल्यूज ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस ऑन दिस वेक्टर W। दिस वेक्टर W is represented by W1 and W2। W1 shows कि आप x एक्सिस को कितना वेट दे रहे हो, W2 shows कि आप y एक्सिस को कितना वेट दे रहे हो। इफ W1 is greater than W2, आपका जो वेक्टर बनेगा उसका ज्यादा झुकाव होगा x एक्सिस की तरफ। इफ W2 is greater than W1, आपका जो वेक्टर बनेगा उसका ज्यादा झुकाव होगा y एक्सिस की तरफ। जहां पर भी झुकाव होगा आप शैडोज निकाल सकते हो ये सारे डेटा पॉइंट्स की उस वेक्टर के ऊपर, एंड शैडोज निकालने के बाद आपका प्रोजेक्टेड वैल्यू क्या होगा? प्रोजेक्टेड वैल्यू इज गिवन बाय W1 x1 प्लस W2 x2, राइट। अच्छा, अगर मैं ये वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करूंगा तो मेरा प्रोजेक्शंस भी चेंज होगा। कैसे? अगर मैं ये वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करूंगा तो मेरा W1 W2 चेंज होगा, W1 W2 चेंज होगा, W1 W2 चेंज होगा तो आपका प्रोजेक्टेड वैल्यूज भी चेंज होगा, क्योंकि प्रोजेक्टेड वैल्यूज क्या है? W1 x1 प्लस W2 x2। तो लेट मी चेंज दिस। मैं यहाँ पे W1 W2 चेंज कर रहा हूं, W1 W2 चेंज कर रहा हूं, तो आपका प्रोजेक्टेड वैल्यूज भी चेंज होगा, आपका प्रोजेक्टेड वैल्यूज भी चेंज होगा। लेट मी शो यू हाउ। यहां पे आपका प्रोजेक्टेड वैल्यू है, प्रोजेक्टेड वैल्यू है। मैं अगर इसको चेंज करूंगा तो आपका प्रोजेक्टेड वैल्यूज चेंज हो रहा है, और वो आपको विजुअली भी दिखना चाहिए कि यस ऑब्वियसली मेरा प्रोजेक्टेड वैल्यू चेंज होगा, बिकॉज मेरा W1 W2 चेंज हो रहा है, एंड प्रोजेक्टेड वैल्यू इज W1 x1 प्लस W2 x2, राइट। यहां तक सबको क्लियर है? क्या बोला मैंने? मेरे पास ऑब्जर्वेशंस है एक ऑरेंज ग्रुप्स के विच इज योर नॉन डिफॉल्टर ग्रुप, एंड एक ब्लू ग्रुप से विच इज योर डिफॉल्टर ग्रुप, राइट। आपने क्या किया? वो सारे ऑब्जर्वेशंस का प्रोजेक्शंस लिया, शैडोज लिया एक वेक्टर के ऊपर, ठीक है। वेक्टर मतलब क्या? सिंपल भाषा में अभी के लिए वेक्टर मतलब एक डायरेक्शन, ठीक है, एक डायरेक्शन। नाउ वो जो डायरेक्शन है ना, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय W1 एंड W2। W1 मतलब आप कितना वेट x एक्सिस को दे रहे हो, W2 मतलब आप कितना वेट y एक्सिस को दे रहे हो। आपका W1 W2 चेंज होगा, अकॉर्डिंगली आपका डायरेक्शन चेंज होगा। ये जो सारी ऑब्जर्वेशंस है, इसका जो शैडोज आ रहा है वेक्टर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टेड वैल्यू, दैट इज गिवन बाय W1 x1 प्लस W2 x2। अगर मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, मतलब ज्यादा x एक्सिस की तरफ जा रहा हूं या ज्यादा y एक्सिस की तरफ जा रहा हूं, तो मेरा प्रोजेक्टेड वैल्यूज चेंज होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज based on projections on vector W, you can get the projected means of both the groups, right। आपके पास दो ग्रुप्स थे, आपने वो दोनों ग्रुप्स का प्रोजेक्शंस निकाल लिया इस वेक्टर के ऊपर। अब आपको ये प्रोजेक्शंस दिख रहा है,
ठीक है, ये प्रोजेक्शंस में आपको इस ग्रुप का, ये ब्लू ग्रुप का प्रोजेक्टेड मीन निकालना है एंड इस ऑरेंज ग्रुप का प्रोजेक्टेड मीन निकालना है। सिंपल। प्रोजेक्शंस क्या है, ये कॉलम मेरा, ये कॉलम कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू ग्रुप को, उसका मीन निकाल लेते हैं। उसका मीन है 36.93, 36.93। और ये जो ग्रुप है, राइट, इसका भी मीन निकाल लेते हैं 46.22। तो यहां पर कहीं मीन लाई करेगा। ठीक है, इस ग्रुप का मीन, इस ग्रुप का मीन। क्या बोला मैंने, बेस्ड ऑन प्रोजेक्शंस ऑन वेक्टर W यू कैन गेट द प्रोजेक्टेड मीन्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स। दोनों ग्रुप्स का प्रोजेक्टेड मीन्स निकाल लो, मतलब प्रोजेक्टेड वैल्यूज का एवरेज निकाल लो अपने अपने ग्रुप का। नाउ व्हाट इज लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस? लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या बोलता है, फाइंड द वेक्टर इन दैट डायरेक्शन वेयर द प्रोजेक्टेड मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स आर वाइडेस्ट अपार्ट। अगर आपको दोनों ग्रुप्स को अलग अलग करना है तो उनके लीडर्स को अलग अलग कर दो। उनके लीडर्स कौन है, उनके लीडर्स है उनकी प्रोजेक्टेड मीन्स, राइट। अगर आपको दोनों ग्रुप्स को अलग अलग करना है तो उनके लीडर्स को अलग अलग कर दो, उनके लीडर्स को बहुत दूर दूर भेज दो। फाइंड द वेक्टर इन दैट डायरेक्शन वेयर द प्रोजेक्टेड मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स आर वाइडेस्ट अपार्ट। मतलब अब ध्यान से देखना, मुझे ये W1 W2 को सॉल्व करना है इस तरीके से कि दोनों का मीन क्या हो, वाइडेस्ट अपार्ट। अगर मैं W1 W2 का वैल्यू ऐसा कुछ लेता हूं तो आपको दिख रहे हैं दोनों का मीन तो बहुत पास पास आ जा रहा है, दोनों का मीन बहुत पास पास आ जा रहा है। मैं इसको इंक्रीज करूंगा, मुझे बताना क्या मीन दूर दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब W1 W2 को चेंज करूंगा such that the projected means of both the groups are wide apart. Can you see? Projected means of two groups are wide apart. आपको ऐसा डायरेक्शन निकालना है। अब वापस से अगर मैंने बहुत ज्यादा एंगल इंक्रीज किया तो आप देख रहे हैं वापस से ओवरलैप करना शुरू हो गया, राइट। दोनों ग्रुप्स का मीन्स थोड़ा पास आ गया, तो कहीं तो बीच में, कहीं तो बीच में अराउंड 70 डिग्री 75 डिग्री में मुझे एक सेपरेशन दिख रहा है, एक सेपरेशन दिख रहा है, क्लियर सेपरेशन। तो मुझे वैसा वेट्स निकालना है सच दैट द प्रोजेक्टेड मीन्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर वाइड अपार्ट। प्रोजेक्टेड मीन्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर वाइड अपार्ट, राइट। तो अगर मैं एंगल बहुत छोटा लेके चलता हूं, आप W को देखो सिर्फ, अगर मैं ज्यादा वेट W1 पे देता हूं तो उस केस पे आप देख रहे हो प्रोजेक्टेड मीन्स पास पास है। अगर मैं W2 ज्यादा लेके चलता हूं तब भी आपके प्रोजेक्टेड मीन्स ओवरलैप हो रहे हैं, तो बीच में कहीं तो 70 या 75 पे आपको दिख रहा है, मतलब वेट 0.342 0.9397 पे आपको दिख रहा है एक सेग्रीगेशन हो रहा है। तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस W1 and W2 such that the projected means of two groups are widest apart, such that the projected means of two groups are widest apart। क्या बोला मैंने, पॉइंट नंबर 1, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस है उसकी शैडोज निकालो एक वेक्टर के ऊपर, राइट। वो वेक्टर जो है ना उसमें W1 होगा W2 होगा। W1 क्या है कि आप एक्स एक्सिस की तरफ कितना जाना चाहते हो, W2 क्या है कि आप वाई एक्सिस की तरफ कितना जाना चाहते हो। अगर आपका W1 इज ग्रेटर देन W2 देन आपका झुकाव एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा होगा, यू आर मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। अगर आपका W2 W1 से ज्यादा होगा, यू आर मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स वाई एक्सिस। जो भी आपने W1 W2 का वैल्यू लिया, आप ये सारे डेटा पॉइंट्स का प्रोजेक्शंस निकालो ऑन दैट वेक्टर। द प्रोजेक्टेड वैल्यू इज गिवन बाय W1 x1 प्लस W2 x2। प्रोजेक्टेड वैल्यू अगर आ गए तो उनके मीन्स भी आ जाएंगे, तो उनके मीन्स हमने लोकेट कर लिए। आपको वेक्टर निकालना है, आपको वो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है जहां पे प्रोजेक्टेड मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स आर वाइड अपार्ट। ठीक है, दोनों ग्रुप्स के लीडर्स को दूर दूर कर दो तो उस केस में बाकी पॉइंट्स भी टेकन केयर ऑफ हो जाएंगे, राइट। दैट इज वाई द प्रोजेक्टेड मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। तो हमें वैसा W1 W2 सॉल्व करना है, वैसा डायरेक्शन निकालना है बोल सकते हो जहां पे दोनों ग्रुप के मीन आर वाइड अपार्ट। नाउ नेक्स्ट यू माइट बी वंडरिंग कि सर हमें तो शुरू में
ये समझ में आया था कि अपने को एक सेपरेटिंग लाइन चाहिए, एक सेपरेटिंग हाइपरप्लेन चाहिए। आप कहां ये वेक्टर और प्रोजेक्शंस पे पहुंच गए। द ब्यूटी ऑफ एल्जेब्रा इज if you know vector w1 I cap plus w2 j cap, you know the equation of line perpendicular to vector. अगर आपको वेक्टर पता है तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू वेक्टर भी पता है, दैट इज w1 x1 प्लस w2 x2 माइनस सी इक्वल टू 0। बचपन में इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ते थे ना, ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, तो a क्या बन जाएगा w1, ठीक है, बी क्या बन जाएगा w2। अगर आपको w1 w2 की वैल्यूज पता है, w1 w2 की वैल्यूज कैसे पता लगेंगी, अगर आप विजुअली सॉल्व कर रहे हो तो आपको वहां जाके स्टॉप करना है जहां पे प्रोजेक्टेड मींस ऑफ टू ग्रुप्स आर वाइडेस्ट अपार्ट, राइट। अदरवाइज आप सॉल्वर से सॉल्व कर ही सकते हो। तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट डायरेक्शन वेयर द प्रोजेक्टेड मींस ऑफ टू ग्रुप्स आर वाइड अपार्ट। उससे w1 w2 आया, और अगर w1 w2 आ गया तो you get the equation of a line perpendicular to vector. Let me show you how. यहां पर अगर आपका w1 w2 आ गया तो आपके पास एक लाइन का इक्वेशन आ जाएगा परपेंडिकुलर टू वेक्टर। ऑब्वियसली सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप इस एंगल को सॉल्व कर रहे हो। सपोज मैंने एंगल लिया 80, आप w1 w2 को सॉल्व कर रहे हो, राइट। w1 w2 को सॉल्व कर रहे हो, एंड w1 w2 को अगर सॉल्व कर रहे हो उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्टेड वैल्यूज आ रहा है, प्रोजेक्टेड मीन आ रहा है, ठीक है। एंड वो w1 w2 के बेसिस पे आप इक्वेशन ऑफ लाइन को भी देख सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे जैसे वेक्टर चेंज होगा आपका लाइन भी चेंज होगा, बिकॉज वेक्टर एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर डायरेक्टली लिंक्ड। वही मैंने आपको दिखाया, आप देख रहे हो, वेक्टर एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर डायरेक्टली लिंक्ड, राइट। तो आपको आपको अगर वेक्टर का इक्वेशन मिल गया, w1 w2 मिल गया, तो क्या लाइन का इक्वेशन निकालना डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले तो आपको w1 w2 निकालना है, ताकि आपको वेक्टर का इक्वेशन मिल जाए, एंड वेक्टर का इक्वेशन मिल गया तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, w1 x1 प्लस w2 x2 माइनस सी इक्वल टू 0। नाउ ये जो लाइन है, अभी तो हमें क्या मिला है, जब हमने w1 w2 सॉल्व किया हमें एंगल मिल गया कि लाइन का जो सेपरेटिंग लाइन बनेगी उसका एंगल कैसा होगा। अलग अलग एंगल आप देख पा रहे हो, ठीक है, अलग अलग एंगल आप देख पा रहे हो सेपरेटिंग लाइन का। तो आपको एंगल मिला है, बट व्हाट शुड बी द लोकेशन ऑफ लाइन, व्हाट इज सी, सी इज द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू द लाइन, दिस इज वेयर द लोकेशन ऑफ लाइन शुड बी, राइट। मुझे बताओ, आपको सी आइडेंटिफाई करना है, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो आपको w1 w2 तो मिल गया, लेकिन आपको सी भी निकालना होगा। सी क्या है, सी इज द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू द लाइन, इट इज लाइक द लोकेशन ऑफ लाइन। लाइन का लोकेशन कहां होना चाहिए। अभी तो मुझे क्या मिला है, मुझे लाइन का डायरेक्शन मिला है, ठीक है, लाइन का एंगल मिला है अभी मुझे, बट अब मुझे क्या चाहिए, लाइन का लोकेशन क्या होना चाहिए। आई कैन शो यू मल्टीपल लोकेशंस। क्या लाइन का लोकेशन ऐसे रखे, नो। क्या लाइन का लोकेशन ऐसे रखे, नो। लाइन का लोकेशन कहां रखना चाहिए, एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ टू ग्रुप्स। एक्सीलेंट, समवन हैज कमेंटेड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ टू ग्रुप्स। लाइन का लोकेशन शुड बी इन द मिडल ऑफ टू ग्रुप्स, राइट। इसका मतलब जो ग्रुप 1 का प्रोजेक्टेड मीन आया था उसको μ1 बोल लो, ग्रुप 2 का प्रोजेक्टेड मीन आया था उसको μ2 बोल लो, उन दोनों के एग्जैक्टली बीच में आपका लोकेशन होना चाहिए। तो कहना है इससे, मेरा जो ग्रुप 1 का प्रोजेक्टेड मीन आया था 39.15, ग्रुप 2 का प्रोजेक्टेड मीन आया था 50.61, जो भी आया था, तो मेरा सी क्या होगा, इट विल बी द एवरेज ऑफ दीज टू, एग्जैक्टली इन बिटवीन दीज टू मीन्स। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन सॉल्व करना है, तो डायरेक्शन मेरा आया था अराउंड 70 के आसपास, जहां पर मुझे लग रहा था कि प्रोजेक्टेड मीन्स दोनों के क्या हो रहे हैं, वाइड अपार्ट हो रहे हैं, वाइड अपार्ट हो रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूं आपको लोकेशन चूज करना है, तो लॉजिकली लोकेशन कहां पे होना चाहिए।
अब आपको लोकेशन चूज करना है, तो लॉजिकली लोकेशन शुड बी इन बिटवीन द मिडल ऑफ टू ग्रुप्स, राइट। तो लोकेशन कहां होना चाहिए? 44.11, 44.11 विच इज योर मीन ऑफ दीज टू ग्रुप्स, मीन ऑफ प्रोजेक्टेड मीन। तो 44 के आसपास आपको दिख रहा है आपका सेपरेटिंग हाइपरप्लेन आ गया। दिस इज व्हाट वी वांटेड इन द फर्स्ट प्लेस, यही तो हम चाहते थे कि काश मुझे एक लीनियर सेपरेटिंग लाइन मिल जाए। बट वो कैसे निकाल रहे हैं? सबसे पहले हर एक डेटा पॉइंट का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, राइट। देन प्रोजेक्टेड मीन आएगा, प्रोजेक्टेड मीन, प्रोजेक्टेड मीन। आपको ये डायरेक्शन W1 W2 इस तरीके से सॉल्व करना है सच दैट द प्रोजेक्टेड मीन्स आर वाइड अपार्ट। अगर डायरेक्शन आ गई, फाइनल आपने डायरेक्शन निकाल लिया जहां पे आपको लगता है W1 और W2 वाइड अपार्ट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे लगता था अराउंड W1 ऑफ 0.342, W2 ऑफ 0.9397, यहाँ पे दोनों का मीन अलग अलग दूर दूर है। तो अगर ये आपने सॉल्व कर लिया तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा परपेंडिकुलर टू वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू वेक्टर इज W1x1 प्लस W2x2, वो भी आ गया। बट आपको C भी चाहिए लाइन का इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए। C इज द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू द लाइन। तो आपका लोकेशन क्या होना चाहिए लाइन का? इट शुड बी एग्जैक्टली इन बिटवीन द मिडल ऑफ दीज टू मीन्स, द मिडल ऑफ दीज टू मीन्स, राइट। तो दोनों मीन्स का मैंने एवरेज लिया एंड वो मेरा C होगा विच इज 44, राइट, विच इज 44। तो उस केस में मेरा फाइनल इक्वेशन क्या बना? फाइनल इक्वेशन बना 0.342x1 प्लस 0.9397x2 माइनस जो मेरा मीन आया विच इज 44 इक्वल टू 0। 0.342x1 प्लस 0.9397x2 माइनस 44 इक्वल टू 0। बचपन में हम पढ़ते थे जो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेगा उसका वैल्यू कितना आएगा? 0। वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेगा मतलब x1 x2 जो लाइन के ऊपर लाई करेगा वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसका वैल्यू कितना आएगा? 0। यहां पे जो पॉइंट होगा, यहां पे जो पॉइंट होगा उसका वैल्यू कितना आएगा? ग्रेटर देन 0, बिकॉज वो अबव द लाइन है। यहां पे जो पॉइंट होगा उसका वैल्यू कितना आएगा? लेस देन 0, बिकॉज वो बिलो द लाइन है। अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है उसका अगर हम x1 x2 डालेंगे दैट विल सेटिस्फाई दिस लाइन इक्वेशन एंड उसका वैल्यू कितना आएगा? इक्वल टू 0। अगर आप कोई ऑरेंज पॉइंट लोगे, ठीक है, एंड इस इक्वेशन में डालोगे दैट विल बी अबव द लाइन, तो उसका वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 0। अगर आप कोई ब्लू पॉइंट लोगे विच इज बिलो द लाइन, अगर आप उसको इक्वेशन में डालोगे उसका वैल्यू आएगा लेस देन 0। लेट मी शो यू हाउ। तो सपोज यू हैव अ न्यू बोरोवर जिसका x1 है 20 और x2 है 31। आप इसको क्लासिफाई करना चाहते हो आइदर एज डिफॉल्टर और नॉन डिफॉल्टर। तो आप क्या बोलोगे? W1 इंटू x1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 माइनस जो मेरा C आया था, कितना वैल्यू आया? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? ब्लू ग्रुप को। ब्लू ग्रुप को बिलोंग करने का मतलब डिफॉल्टर ग्रुप। तो दिस पर्टिकुलर बोरोवर विल बी क्लासिफाइड एज डिफॉल्टर, राइट। आपको क्या करना है? आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है। लाइन का इक्वेशन अगर आ गया तो आपको एक सेपरेटिंग हाइपरप्लेन मिल गया, देन उसको यूज करके आप किसी भी न्यू बोरोवर को क्लासिफाई कर सकते हो एज डिफॉल्टर और नॉन डिफॉल्टर, राइट। अगर कोई पॉइंट लाइन पे लाई करता है वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसका वैल्यू आएगा 0। वैल्यू मतलब x1 का वैल्यू डालो, x2 का वैल्यू डालो, आपके पास W1 है, W2 है, C है, तो सॉल्व करके जो आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा दैट इज वैल्यू। अगर आपका पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है तो उसका वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 0। अगर कोई पॉइंट लाइन के नीचे लाई करता है उसका वैल्यू आएगा लेस देन 0। तो आपको क्या करना है? आपको दो स्टेप्स में LDA का इक्वेशन निकालना है। स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट द प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस मतलब एक वेक्टर आपके पास है, उस वेक्टर पे आपको शैडोज निकालना है, ठीक है। वो शैडोज आपने निकाल लिया तो आप प्रोजेक्टेड वैल्यूज निकाल सकते हो।
आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशंस है उसका शैडोज आप निकालोगे ऑन सम वेक्टर. वेक्टर इज लाइक डायरेक्शन, राइट? तो वो शैडोज जो आप निकालोगे दैट इज गिवन बाय W1x1 प्लस W2x2. देन आप प्रोजेक्टेड मीन्स भी निकाल सकते हो, कुछ शैडोज का एवरेज ले सकते हो दोनों ग्रुप्स के. आपको इस तरीके से W1 W2 को सॉल्व करना है, मतलब इस तरीके से डायरेक्शन निकालना है सच दैट द प्रोजेक्टेड मीन्स आर वाइड अपार्ट. मतलब कितना एक्स एक्सिस पे जाए या कितना वाई एक्सिस पे जाए वो आपको प्ले करना है सच दैट द प्रोजेक्टेड मीन्स आर वाइड अपार्ट. वो सॉल्व हो गया तो यू गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू वेक्टर, राइट? एंड देन सी कैसे सॉल्व करना है? इट इज द लोकेशन ऑफ द लाइन. द लोकेशन ऑफ लाइन शुड बी एग्जैक्टली इन द मिडल. इट शुड बी इन द मिडल. तो मिडल कैसे निकालेंगे? प्रोजेक्टेड मीन्स का एवरेज ले लो, वो आपका मिडल होगा. लाइन का इक्वेशन अगर आ गया तो जो पॉइंट्स लाइन पे लाई कर रहे हैं दे विल हैव अ वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0. जो पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं उनका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा. जो पॉइंट्स लाइन के नीचे लाई कर रहे हैं उनका वैल्यू लेस देन 0 आएगा, राइट? दिस इज योर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस. थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट दिस इज ऑल व्हाट यू नीड इन वेक्टर अलजेब्रा. हम एसवीएम पीसीए इसी नॉलेज के बेसिस पे कर लेंगे, अपने को और कुछ नहीं करना. तो इसको ठीक से एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है? मैं क्लास को और हैवी नहीं करूंगा नेक्स्ट एसवीएम में जाके. आज इतना ही रखते हैं, कल अपने एसवीएम कर लेंगे और बाकी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स कर लेंगे, राइट? So this is all from my side. Thank you very much. Have a great day. Let's connect tomorrow at 11 a.m. Thank you.